और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दें कि ये भारत के लिए जश्न मनाने वाला दिन है। रात 1:30 बजे जब पूरा भारत गहरी नींद में सोया हुआ था, उसी वक्त ऐसी खबर आती है जो भारत को जश्न मनाने का मौका देती है। ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है। एयर स्ट्राइक और उसके बाद अब ये बड़ा हमला जो एयर स्ट्राइक ही कहा जा रहा है। पाकिस्तान के 24 ठिकाने, ये वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकवाद पनप रहा था, जहां पर आतंकी संगठन पनप रहे थे, जहां से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। और ये वो ठिकाने हैं जहां पर रहकर आतंकवादी भारत को, भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहे थे। उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है भारतीय सेना ने। और एक बार फिर से आपको बता दें कि इस बार ये पहली बार हुआ है जब तीनों सेनाओं ने मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद, ठीक 15 दिन बाद भारत ने जो कहा वो करके दिखाया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जो ये कहते हैं कि हम आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 23 अप्रैल को एक सभा में पहुंचते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस बार हम आकाओं को ही मिटा देंगे। उन लोगों का खात्मा करना है जो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं। आतंकवाद का तो खात्मा होगा, लेकिन उनके आकाओं का भी खात्मा होगा। उनकी जमीन से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो एक बार फिर से करके दिखाया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये वो स्थान है जहां पर भारत ने एयर स्ट्राइक की, यानी कि भारत की मिसाइलें वहां पर दागी गई है। भारत ने अपने ही क्षेत्र में, अपनी ही सीमाओं में रहते हुए पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। और पाकिस्तान इससे बौखलाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हलचलें मची हुई हैं। पूरी जानकारी मिलेगी जब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सेना की। लेकिन थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। पिछले 15 दिनों से जिसका इंतजार भारत की जनता और वो तमाम लोग कर रहे थे जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपनों को खोया था। और आपको एक बार फिर से याद दिला दें, जब पहलगाम में वो बड़ी विभत्स घटना हुई थी, याद होगा आपको कि एक आतंकवादी ने भारतीय महिला से कहा था कि जाके पीएम मोदी को बता देना कि हमने हमला किया। और देखिए जरा, जो संदेश पहुंचा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, उस संदेश का जवाब किस तरह से भारत ने दिया है इन आतंकवादियों को। एक चुटकी सिंदूर जो कहा जाता है ना, उसकी कीमत पाकिस्तान और उसके आतंकियों को इस तरह से चुकानी पड़ेगी। अलग अलग ठिकाने, ये अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर भारत ने बड़ा हमला किया है, स्ट्राइक किया गया है। और ये वो जगह है, एक बार फिर से आपको बता दें, ये वो जगह है जहां आतंकवादी ठिकाने थे। जैश का हेडक्वार्टर था, इसके साथ ही लश्कर और जैश के जो मुख्यालय थे, हेडक्वार्टर, यानी कि जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां से आतंकी तैयार होते थे, जहां इन्हें हथियार दिए जाते थे भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, उन जगहों को नेस्तनाबूद किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी रात से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से आपने देखा होगा पीएम मोदी की तीनों सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात, उनके साथ चर्चा, उसके बाद संघ प्रमुख के साथ मुलाकात, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात और साथ ही कैबिनेट के साथ मुलाकात। ये तमाम ऐसी चीजें थी जो आप भारत में हलचलें देख रहे थे, वो तैयारियां थी इस बड़े ऑपरेशन के लिए। पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जहां पहुंचा भारत, भारतीय सेना, और हमला किया गया। इस बार खास बात आपको यह भी बता दें कि ड्रोन का सहारा भारत ने लिया। ये वो ड्रोन है जो भारत में ही तैयार हुए हैं, यानी कि स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करके भारत ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया है, पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। हालांकि किसी भी आम नागरिक को, सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने जो हैं उन्हें भी निशाना नहीं बनाया गया है। केवल आतंकी कैंप जहां पर थे, जो हेडक्वार्टर थे, भारत ने उनका बदला लिया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक आपको याद होगी, उरी हमला आपको याद होगा, और उसके बाद एक बार फिर से
भारत की ओर से ये जवाब दिया गया, लेकिन मैसेज पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान को कि सुधर जाओ वरना अब तो बख्शा भी नहीं जाएगा। ये संदेश पीएम मोदी लगातार देते रहे। बहुत बड़ी खबर है ये भारत के लिहाज से। और आपको बता दें कि न्याय दिलाने की कोशिश भारत सरकार की ओर से, पीएम मोदी की ओर से उन पीड़ित परिवारों को जो बदला लेने की मांग कर रहे थे पिछले 15 दिनों से। ये कहा था कि हमने अपनों को खोया है लेकिन इसका बदला लेना चाहिए, भारत को सख्त कदम उठाने चाहिए। प्रफुल्ल बख्शी, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं तमाम सैन्य अधिकारी इस बड़ी कार्रवाई को लेकर भारत के। 9 प्लेस पे स्ट्राइक की है। 9 नंबर भी बड़ा ऑस्पिशियस नंबर होता है और स्ट्राइक हुई है। ये एयर और आर्टिलरी की मिक्स स्ट्राइक हुई है। तो इस मिक्स स्ट्राइक में अब आप देख लीजिए, चाहे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स तो नहीं, वो तो बड़ा एरिया वेपन है, पर आर्टिलरी, प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल कुछ लगाया गया होगा। अब ये हमें पता करना पड़ेगा क्या कौन सी लगाई। और एयरक्राफ्ट, सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू कर दिया होगा, ऑलरेडी मनगढ़ंत कहानियां भी बनानी शुरू कर दी होंगी। ठीक है, उनका हमारे मीडिया ने रिपोर्ट किया उनका F-16 गिराया है। अभी अब उसको देखते हैं कहाँ पे कैसे हुआ है। 9 प्लेस पे स्ट्राइक की है। 9 नंबर भी बड़ा किधर चुकी है लाहौर एयरपोर्ट पर। देखिए, आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान की ओर से कुछ ना कुछ रिएक्शंस वहां से आ रहे हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि हमने भारत की जो मिसाइलें हैं या भारत के जो राफेल हैं या जो विमान हैं उन्हें हमने गिराया है। ऐसी भी पाकिस्तान की ओर से लगातार बातें कही जा रही। लेकिन सोचिए जरा, परमाणु बम रखने वाला पाकिस्तान जो भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था। पिछले कई दिनों से आपने पाकिस्तानी नेताओं के, वहां के मंत्रियों के रिएक्शंस सुने होंगे। कभी ये कहा जाता है बिलावल भुट्टो की ओर से कि अगर भारत ने पानी रोका तो हम खून की नदियां बहा देंगे। कभी इधर उधर की बातें कही जाती है, कभी वहां के मिनिस्टर्स की ओर से गीदड़ भभकियां परमाणु अटैक को लेकर दी जाती है, कभी बदला लेने की बात कही जाती है। और सोचिए जरा, पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों के बीच भारत ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। ये अलग अलग खबर जो निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान की ओर से ये कहा जा रहा है कि भारत ने हमला किया है। हालांकि ये स्वीकार जरूर किया, कबूल किया है कि भारत ने हमला किया है। 8 लोगों की मौत की बात पाकिस्तान की ओर से कही जा रही है, छुपाने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा इसके पहले जब अभिनंदन को पकड़ा गया था, आपको याद होगा हमारे जो जवान थे, उस वक्त भी पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा था कि हमने तो भारत के इतने विमानों को गिरा दिया है, हमने तो पाकिस्तान, भारत के जो सैन्य हेलीकॉप्टर्स हैं जो कार्रवाई के लिए पहुंचे थे, हमने तो उन्हें मार गिराया। तो ये जो पाकिस्तान की करतूतें हैं, ये अपनी हरकतों को छिपाने के लिए की जाती है। इस तरह की जो बातें होती है वो अपनी हरकतों को छिपाने के लिए होती है। लेकिन इस बार पाकिस्तान भूल गया कि ये भारत अलग है और शायद पहले की वो कार्रवाई भूल चुका था। जो 2 बार अलग अलग कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की है भारत ने, वो भूल चुका था। और इसीलिए अब एक बार फिर से जरूरत पड़ी पाकिस्तान को याद दिलाने की कि हम कौन हैं और यहाँ कौन इस वक्त बैठा हुआ है। पीएम मोदी जो शांति की बात करते हैं, लेकिन अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं, ये भी भारत ने नीति अपनाई हुई है। और एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को जो अंजाम दिया गया, बहावलपुर में हमले हुए हैं। यहाँ का जो अहमदपुर ईस्ट है, ये सुभान मस्जिद जिसे निशाना बनाया गया है। मुजफ्फराबाद में 7 हमले हुए हैं, ये कहा गया कि यहाँ बिलाल मस्जिद को निशाना बनाया गया। कोटली में 5 हमले हुए, यहाँ अब्बत मस्जिद को निशाना बनाया गया। मुरीद के में 4 हमले हुए, यहाँ उमालकुरा मस्जिद को निशाना बनाया गया। ये अलग अलग जो बातें हैं ये पाकिस्तान की ओर से कही जा रही है। लेकिन ये भी बता दें कि पाकिस्तान का झूठ उस वक्त भी पकड़ा गया जब एक फेक न्यूज पाकिस्तान ने फैला दी कि हमने तो राफेल को गिरा दिया है। भारत यहाँ कार्रवाई के लिए पहुंचा था लेकिन हमने राफेल गिरा दिया, ऐसी न्यूज उनकी तरफ से फैला दी गई। हालांकि भारत की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है और ये बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से भारत ने की है, भारतीय सेना ने की है। भारतीय सेना के जाबाज सिपाहियों ने की है जो बैठे थे इस आदेश के लिए कि हमें ऑर्डर दीजिए, हम बदला लेने के लिए बैठे हुए हैं। और भारतीय सेना के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता है। भारत का एक एक जवान, एक एक सिपाही जो तैयार बैठा था
इसे मनाने के लिए। हमारे साथ इस वक्त ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ गए हैं स्टूडियो में, वो मौजूद है, एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले बंसल न्यूज पर। ओपनिंग रिएक्शन आपका, रात 1:30 बजे जब पूरा भारत गहरी नींद में सोया हुआ था, पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है भारत ने। जी जया जी, देखिए बहुत बड़ा कदम है भारत का, खासकर ऑपरेशन सिंदूर। देखिए आपको याद होगा 2 सप्ताह पहले पहलगाम में वो रोती हुई हमारी बहन, जिसके पति को मार डाला गया था और वो रो रही थी, धर्म पूछकर उसकी हत्या की गई थी, उन लोगों की हत्या की गई। तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को संदेश है कि धर्म के आधार पर आप निशाना मत बनाइए, धर्म के आधार पर आप डिवाइड करने की कोशिश मत कीजिए, भारत बहुत मजबूत है। और दूसरी बात यह भी है कि भारत ने जिन आतंकी ठिकानों पर हमला किया है वो बहुत ही कुख्यात आतंकी ठिकाने, खासकर बहावलपुर को आप ले लें और मुरीदके को ले लें। मुरीदके जो है वो हाफिज सईद, जो जमात उद दावा का जो आतंकी है, हाफिज सईद जो जैश ए मोहम्मद का बहुत बड़ा सरगना माना जाता है। जैश ए मोहम्मद भारत के बहुत सारे जो सुरक्षा प्रतिष्ठान उनको निशाना बनाता रहा है, आम पब्लिक को निशाना बनाता रहा है। और पहलगाम हमले में भी इस आतंकी संगठन का एक बार फिर नाम आया। और वहीं पर मुरीदके पर हमला किया गया। तो ये जो मुरीदके जगह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाहौर से तकरीबन 30 किलोमीटर एक जगह है जहां पर यह भी लश्कर ए तैयबा का ठिकाना है, लश्कर ए तैयबा का ठिकाना है। और आपको याद होगा 1999 में जो कांधार में भारतीय विमान का अपहरण हुआ था, उसके बाद कुछ आतंकियों को छोड़ा गया था। तो उसके बाद से लगातार ये आतंकी जो है प्रश्रय पाकर भारत पर हमला कर रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान जो है वो उनको खुलेआम शह दे रहा है। भारत पर आतंकी हमले करने के बावजूद पाकिस्तान में ये आतंकी जो है वो खुलेआम घूमते हैं। तो भारत ने वैश्विक समुदाय को संदेश दे दिया है। तमाम तरीके की आशंकाएं दुनिया भर में बातें की जा रही थी, यहाँ तक कि भारत में भी इस बात को लेकर अंदेशा था कि चीन पाकिस्तान के साथ है, ऐसे में भारत की सुरक्षा तैयारियां क्या होगी। तो भारत की सुरक्षा तैयारियां जो है वो चीन को लेकर ही है। हमारी जो दूर की मिसाइलें बनाई गई है, आप पृथ्वी को ले लें, आप अग्नि को ले लें, इसका मतलब है कि आज का जो भारत है वो किसी चीन से डरता नहीं है, किसी पाकिस्तान से डरता नहीं है। और यही कारण है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आज आधी रात को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। जिस समय पाकिस्तान सुरक्षा परिषद में शांति की गुहार लगा रहा था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में मॉक ड्रिल का, प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल करवाने की भारत में बात कही थी। तो भारत युद्ध के लिए तैयार है। आधी रात को भारत ने युद्ध का उद्घोष कर दिया है। ब्रह्मदीप जी, क्या ये युद्ध है जो आप बोल रहे हैं? क्या ये युद्ध की घोषणा है? क्या पाकिस्तान के अंदर घुसकर, भले ही भारत ने अपनी सीमा से किया और स्ट्राइक किया हो, क्या ये युद्ध को दावत देने जैसा है? क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या भारतीय जनता इसके लिए तैयार है? जी बिल्कुल जया जी, देखिए बिल्कुल यह युद्ध का उद्घोष है। और युद्ध का उद्घोष उसी रोज हो गया था जब हमारे रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि भारत जवाब देगा और जरूर देगा। तो भारत ने पहले अपने आप को सबसे युद्ध का उद्घोष तो समझ लीजिए आप तभी हो गया जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे और उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस को छोड़कर दूसरे रास्ते को चुना था। इसका मतलब है कि भारत ने संदेश दे दिया था पाकिस्तान को कि अब पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात यह भी है कि यह उद्घोष आतंक के खिलाफ भी उद्घोष है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवाद को झेलते झेलते कई दशक बीत चुके हैं। हमारे हजारों नागरिक मारे गए हैं, हमारे जो हजारों जवान मारे गए हैं, बहुत सारे नेताओं को निशाना बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वैश्विक समुदाय को यह दिखाना था कि या तो पाकिस्तान के आतंकवाद को वो रोक ले, यदि पाकिस्तान पर वैश्विक समुदाय दबाव नहीं बनाता है, यदि चीन जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं, तो भारत किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। तो जया जी, ये भारत का युद्ध का उद्घोष है। भारत ने युद्ध छेड़ दिया है और भारत अब आने वाले समय में पाकिस्तान के और ज़्यादा जो आतंकी ठिकाने उनको तबाह करेगा। यदि पाकिस्तान ने अभी भी सुधार की कोशिश नहीं की, यदि पाकिस्तान ने अभी भी आतंकवादियों को जो आतंकी घूम रहे उनको जेल में नहीं डाला, भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ऐसे हमले पाकिस्तान में और आप देखेंगे। निश्चित तौर पर श्रीनगर में सेना के विमान से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और भारत के भी कई एयरपोर्ट है जो फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर बंद किए गए हैं, खासतौर पर श्रीनगर और उसके
आसपास जो सीमा क्षेत्र हैं वहां के, ताकि स्थिति जो है वो हमारे कंट्रोल में रहे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। अभी हालांकि ये कहना स्पष्ट है कि कितना नुकसान हमने पाकिस्तान को पहुंचाया है, लेकिन ये पाकिस्तान कह रहा है कि आठ ही मौतें केवल हुई है। ब्रह्मदीप जी, टाइमिंग को लेकर जरा बताइए, टाइमिंग किस तरह की है? आज भारत में मॉक ड्रिल होनी थी, 15 दिन पहलगाम हमले को बीते हैं और 15 दिन के अंदर ही पुलवामा का बदला भारत ने ले लिया था। एयर स्ट्राइक जो भारत ने की थी वो भी इन्हीं दिनों के अंदर की थी, और अब पहलगाम हमले का बदला भी 15 दिन के अंदर। ये मॉक ड्रिल का समय, एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री बहुत महत्वपूर्ण बैठक करते हैं और ये कहते हैं कि भारत में मॉक ड्रिल होनी है। तब लोगों को लगा कि शायद युद्ध होना है और अगर नहीं भी होना है तो तैयारी हमें कर लेनी चाहिए, और अचानक से रात 1:30 बजे एयर स्ट्राइक होना, टाइमिंग क्या कह रही है? जी देखिए, जो युद्ध की रणनीति होती है या जो मनोवैज्ञानिक बढ़त होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और भारत ने मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। मॉक ड्रिल के बारे में कहकर पाकिस्तान में ये बात हो रही थी कि अब भारत हमला नहीं करेगा, भारत ऐसे ही करेगा, वहाँ के एक्सपर्ट्स भी इस बारे में बहुत बात कर रहे थे। लेकिन भारत ने मॉक ड्रिल के पहले पाकिस्तान पर हमला करके ये संदेश दे दिया कि भारत युद्ध के लिए तैयार है। और जया जी, हमारे देश को जो है वो हम दुनिया को संदेश भी दे सकते हैं। दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है हम। दूसरी बात यह भी कि पाकिस्तान एक कंगाल देश है। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति अस्त व्यस्त है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो वहाँ के लोग अलग होना चाहते हैं। बलूचिस्तान के हालात आप जानते ही हैं। तो जो दुश्मन देश है, यदि वो आंतरिक तौर पर अस्त व्यस्त हो, यदि वो आर्थिक तौर पर कंगाल हो, और उसके बाद वो अस्थिरता के चलते भारत में या पड़ोसी देश में आतंकी हमले करने की कोशिश करे, आतंकी हमले करे, तो इससे मुफीद युद्ध का समय तो हो ही नहीं सकता। और यही कारण है कि जैसे युद्ध जब भारत ने हमला किया और उसके बाद भारतीय सेना ने ट्वीट एक्स पर लिखा है कि न्याय हुआ, जय हिंद। मतलब न्याय मिलना ही था उन लोगों को जिनको निशाना बनाया गया था, उन पर्यटकों को जिनकी हत्या की गई थी। तो भारतीय सेना ने बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है। हमारे एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसको एक्टिव कर दिया गया है। तो भारत के लोग भी तैयार हैं, और भारत के लोगों की मांग ही थी कि पाकिस्तान को इस बार आर पार की लड़ाई कर ली जाए और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए। सबसे अच्छी बात यह कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और विपक्ष भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जो सरकार है उसके साथ खड़ा है। तो यह एक संदेश होता है कि चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे लोग हो, और हमारा विविधतापूर्ण देश है जो सभी धर्मावलंबी यहाँ पर रहते हैं। तो पूरे देश की ये मांग थी कि पाकिस्तान के आतंक का जवाब मिलना ही चाहिए। भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जनता की भावनाओं का सम्मान किया है, हमारे सेना की भावनाओं का सम्मान किया है। यही कारण है कि पाकिस्तान में घुसकर हमने पाकिस्तान के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। निश्चित तौर पर, और ये जरूरी भी था ब्रह्मदीप जी, क्योंकि भारत की जनता में ही नहीं बल्कि पूरे भारतीयों में पीएम मोदी इस बात को लेकर आक्रोशित थे कि इतना बड़ा हमला पहलगाम में, खास तौर पर सेना का जो आमने सामने की लड़ाई होती है वो पाकिस्तान ने कभी नहीं की। जितनी बार की उतनी बार मुंह की खानी पड़ी उसे भारत के हाथों। इसलिए आम नागरिकों को निशाना बनाया गया पहलगाम अटैक में, और हमारे 26 मासूम लोगों की जान चली गई, 69 नागरिकों की जान इन आतंकवादियों ने ली थी। लेकिन इसी बीच एक खबर यह भी मिल रही है ब्रह्मदीप जी, पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमने भारत के कुछ सैनिकों को हिरासत में ले लिया। क्या? नहीं, देखिए, पाकिस्तान ये दावा इसलिए करेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास अब दुनिया के सामने जो उसकी जगहसाई हो रही है, तो या जो अपने देश में वो जवाब क्या देगा, क्योंकि सरकार पर किसी का भरोसा नहीं है, देश में लोकप्रिय सरकार नहीं है, लोकप्रिय नेता इमरान खान को जेल में डाल रखा है। तो पाकिस्तान ये दावा कर रहा है और वह ऐसा कुप्रचार करेगा भी। लेकिन असल बात तो यह है कि भारत ने एयर स्ट्राइक की है, और जो एयर स्ट्राइक है उसके लिए आपको पाकिस्तान में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास ऐसी मिसाइलें, हमारे पास ऐसा डिफेंस सिस्टम है कि हम भारत में बैठे बैठे ही हज़ारों किलोमीटर दूर जो है वो मार कर सकते हैं, चीन के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। तो पाकिस्तान तो एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है और पाकिस्तान तो हमारे बहुत पास है। तो ये पाकिस्तान का जो दावा है बहुत ही भ्रमित करने वाला दावा है। अपने जो
जनता के बीच अपने आप को बनाए रखने का दावा है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान। ठीक है सर, मैं रोकूंगी आपको, लेकिन ये बड़ी खबर है कि पाक पीएम शहबाज ने बैठक बुला ली है। सुबह 10:30 बजे ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। सिक्योरिटी कमेटी की ये बैठक होगी जो सुबह 10:30 बजे पाकिस्तान की ओर से बुलाई गई है। यानी कि पाकिस्तान अपनी तैयारियों की बात अब करने की कोशिश कर रहा है। गीदड़ भभकी तो लगातार 15 दिनों से उनकी ओर से सुन ही रहे हैं। एक्शन कोई पाकिस्तान ने नहीं लिया, लेकिन जब भारत ने एक्शन लिया तो बौखलाया हुआ पाकिस्तान सुबह 10:30 बजे यह बैठक बुलाई गई है। सिक्योरिटी कमेटी की यह बैठक होगी और हमारे साथ सीधे न्यूज रूम से शरद जी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान के सूचना मंत्री जो ये बात कह रहे हैं कि बैठक बुलाई गई है, ऑपरेशन सिंदूर नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि भारत की जो महिलाएं थी, हमारे भारतीय नागरिक, जो 26 पहलगाम अटैक जो हुआ उसमें भारतीय नागरिकों की जान ली गई। और सिंदूर की कीमत क्या होती है? उस सिंदूर की कीमत चुकानी पड़ी है पाकिस्तान को। एक बड़ा अटैक, मिसाइल हमला भारत ने किया है। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। और हमारे साथ शैलन जी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। शैलन जी, बताइए जरा क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि 10:30 बजे पाकिस्तान की ओर से भी बैठक की बात कही गई है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने भी 10:30 बजे मीटिंग्स बुलाई और पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि भारत ने उस पर हमला बोला है, मिसाइल अटैक है। 24 मिसाइल अटैक किए गए हैं और अब पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएट होगा निश्चित तौर पर। आपने जब 2020 में देखा होगा, जब बालाकोट हुआ था तो भारत के विमानों ने जब अल सुबेरे एकदम तड़के जब हमला बोला था तो करीब 10 या 11 बजे पाकिस्तान की वायुसेना एक्टिव हुई थी और उसने भारत के बॉर्डर क्रॉस की थी। तो ऐसा कुछ हो सकता है और निश्चित रूप से अब भारत के सामने चुनौती ये है कि भारत को भी सावधान रहना होगा, खासतौर से एयर अपने आसमान पर नज़र रखनी होगी और एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा है उसको सक्रिय करना होगा। हालांकि भारत तैयारी पूरी है इस जंग में और निश्चित रूप से इसको जंग नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि भारत का ये ऑपरेशन है आतंकवाद के खिलाफ। कम से कम भारत की तरफ से यही कहा जा रहा है और निश्चित रूप से ये आतंक जो 9 ठिकाने चुने गए हैं 8 शहरों में, या आतंक के बड़े ठिकाने रहे हैं, चाहे बहावलपुर हो, चाहे मुनीर के हो, चाहे मुजफ्फराबाद हो और चाहे कोटी हो, तो इन चारों स्थानों पर। लेकिन पंजाब जिस तरह से पीओके में तो भारत ने पहले भी स्ट्राइक की है, लेकिन पंजाब में बहावलपुर और मुनीर के में खासतौर से जैसे मोहम्मद के जो हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर कार्रवाई की है, तो पाकिस्तान इसको ग्राउंड बना सकता है क्योंकि भारत ने LOC और LAC दोनों क्रॉस की है। और जिस तरह से तीनों आर्मी के तीनों विंग का इस्तेमाल हुआ है, चाहे नेवी का इस्तेमाल भी हुआ है, इसमें एयरफोर्स का भी इस्तेमाल हुआ है और भारत ने तोपखाना भी खोला है। आर्टिलरी से भी अगर मिसाइलें दागी हैं तो उसमें आर्टिलरी का इस्तेमाल है। तो भारत एक पूरी जंग की प्लानिंग के साथ चल रहा है। हालांकि अभी इसको जंग का नाम नहीं दिया है। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मैसेज देने की तैयारी में है कि वो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जिससे उसका ग्राउंड मजबूत हो। और जिस तरह से अमेरिका का रिएक्शन आया है, ट्रंप का रिएक्शन आया है, वो बड़ा डिप्लोमेटिक है। इसलिए भारत को ये देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इसको कैसे देख रही है, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है और सबसे बड़ा इसमें फैक्टर चीन है। अगर भारत ये लड़ाई आगे बढ़ती तो चीन का रुख भारत को जरूर देखना पड़ेगा। भारत की अगर हम चुनौतियों की बात करें भारत के सामने, तो चीन का रुख एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर चीन इसमें कुछ रिएक्ट करता है तो हमको दोनों तरफ की बॉर्डर पर स्थिति देखना होगा, चाहे अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर हो और फिर पाकिस्तान की बॉर्डर हो। तो इसमें चीन का फैक्टर बहुत है। अगर चीन इसमें न्यूट्रल रहता है तो भारत के सामने पूरा मौका है कि पाकिस्तान को वो 8 दिन के अंदर में, 4 दिन के अंदर में घुटने पर ला सकता है। क्योंकि अमेरिका सिर्फ बयानबाजी के अलावा फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कुछ करेगा, क्योंकि जो बाजार की स्थितियाँ हैं, जो भारत से जो उसके ताल्लुकात हैं, उसमें लगता नहीं कि वो भारत के खिलाफ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें जया देखिए, स्थानीय स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कल सुबह तक क्लियर होगी और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई है भारत की आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान का रिएक्शन जो है या जो रिटेलिएट करता है, ये सुबह तक तय हो पाएगा कि ये किस दिशा में अब बात जा रही है। लेकिन ये तय है कि भारत एक पूरी पुख्ता तैयारी के साथ भारत ने ये ऑपरेशन किया है और पाकिस्तान का रिएक्शन जो है, अब इसको ये बात कहा जाती है क्योंकि भारत की तैयारियां पूरी है। पिछले 15 दिनों में हमने देखा, अब सुबह जब 10-11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय सेना की ओर से की जाएगी, उसमें बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई है इसमें पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया गया है और भारत की आगे की तैयारियां किस तरह की, और आगे अब भारतीय नागरिकों को किस तरह और किन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा, आगे और क्या हो सकता है। देखिए, आगे भारत की अगर हम स्थिति देखें तो भारत निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी, भारत ये बात कहेगा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया, जो कि भारत का हक है, क्योंकि पूरी दुनिया ये करती रही है, खासतौर से अमेरिका ये करता रहा है। क्रॉस बॉर्डर करके अपने हितों की रक्षा के लिए आतंकी ठिकानों पर अगर हमला बोलना हो तो ये भारत का ये हक है। तो भारत पहली बात तो ये बोलेगा। दूसरी बात, भारत ने 15 दिनों में जो तैयारी की है वो आप इस हमले के पैटर्न से समझ सकते हैं। भारत कई मोर्चे पर ये मोर्चा खोलने की तैयारी में है, चाहे फिर वो आर्मी का इस्तेमाल हो, नेवी का इस्तेमाल हो या एयरफोर्स का इस्तेमाल हो। क्योंकि पहले 2 हमले बोले देखे हैं आपने 16 में और 19 में, एक में एयर स्ट्राइक हुई और एक में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो वो बहुत छोटी कार्रवाइयाँ थी। भारत उस तैयारी से नहीं था। लेकिन भारत ने अब जो उसका माइंड सेटअप आप समझ सकते हैं, माइंड सेट क्या है भारत का। भारत एक साथ कई मोर्चे खोलना चाहता है जिससे पाकिस्तान थके, क्योंकि पाकिस्तान के आंतरिक हालात, उसकी आर्मी के हालात, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वो इस स्थिति में नहीं है कि वो लंबा टिक पाए इस पे। तो भारत बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा पाकिस्तान के अंदर, ये मुझे नहीं लगता। लेकिन इस तरह के हालात बनाएगा कि पाकिस्तान जल्दी ही सरेंडर करे। भारत का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जल्दी से जल्दी सरेंडर करे और जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको भारत निशाना बनाए, ताकि आतंकवाद को एक कड़ा मैसेज जाए, साथ ही जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उसको मैसेज जाए। क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मुझे लगता नहीं कि वो लंबा खिंच पाएगा। और देखिए, कोई भी जंग होती है जया, तो उसमें जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल ये दोनों स्थितियां देखना पड़ता है। और दोनों ही जियो पॉलिटिकल स्थिति अगर हम देखें तो भारत के पक्ष में ये बात जाती है कि भारत ने पिछले 5-6 सालों में जो साख बनाई है दुनिया में, वो स्थिति जो पॉलिटिकल उसके हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने जिस तरह से प्रयास किए हैं विदेश नीति को लेकर, तो उसकी एक साख है। और जियो इकोनॉमिकल अगर हम देखें तो भारत के सामने सबसे सुनहरा मौका है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति है, अमेरिका ने जो टैरिफ वार छेड़ा है चीन के खिलाफ, तो उसमें भारत के चांस काफ़ी बने। तो जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल दोनों स्थिति में भारत का अपर हैंड है। और पाकिस्तान 15 दिन में जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मनोवैज्ञानिक लड़ाई छेड़ी है, उसने सबसे पहले सिंधु जल समझौता रद्द किया। उसमें बहुत देखिए आप पूरे स्ट्रेटेजी के साथ भारत आगे बढ़ा है। सिंधु जल समझौता अगर उसने कैंसिल किया है, और ये कहा जा रहा था कि सिंधु जल नीति को, उसको जल संधि को निरस्त करना या निलंबित करना भारत के बस में नहीं है, क्योंकि उसमें विश्व बैंक का भी बीच में विश्व बैंक भी है। लेकिन भारत ने ये किया, और इतवार को जब झेलम नदी के 2 बांध बंद किए गए तो भारत ने ये बता दिया कि वो किस स्थिति में है। क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर पानी रोका गया तो ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग मानी जाएगी, तो भारत ने रोक दिया जल। तो ये वो किसी भी मनोवैज्ञानिक दबाव में भारत आया नहीं है। और जो तीनों फोर्सेस हमारी जिस तरह से सक्रिय हैं 15 दिन में जो मीटिंग्स हुई हैं, उसको आप अगर उस क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो आप तय मान सकते हैं कि भारत एक बड़ी तैयारी से आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर भारत की एक बड़ी तैयारी शैलन जी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से लगातार केवल गीदड़ भभकी देने का काम किया जा रहा था और ये कहा गया कि अगर भारत पानी रोकता है तो इसे जंग का ऐलान माना जाएगा। जंग भारत करना चाहता है। बिलावल भुट्टो की वो बात आपको याद होगी जो वो एक सभा में कह रहे थे कि अगर भारत ने पानी रोका तो फिर ये समझे कि भारत में खून की नदियां बह जाएगी। इस तरह की बातें तक पाकिस्तान की ओर से कही गई। लेकिन सोचिए जरा, जब पाकिस्तान के नागरिक गहरी नींद में थे उस समय नींद को हराम भारत ने किया है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर जल्दी से आपको बता देते, एक और बड़ी खबर जो मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जाहिर तौर पर बौखलाएगा। पाक पीएम शहबाज ने बैठक बुला ली है सुबह 10:30 बजे अपनी सुरक्षा को लेकर। सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग जो पाकिस्तान में होनी है और पाक के सूचना मंत्री की ओर से ही ये जानकारी दी गई है। याद होगा आपको 1971 का हमला, जब 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर भारत ने खड़ा कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान हर बार इतिहास भूल जाता है, हर बार पाकिस्तान भूल जाता है कि उसने भारत के साथ जो किया उसका बदला उसे किस तरह से चुकाना पड़ा। और सुबह 11 बजे सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक होगी, ये भी बड़ी खबर है। पीएम मोदी जो पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, भारत ने पाकिस्तान का फाइटर जेट गिराया है। ये आज मकबूल जवाब दिया है भारत ने और हमें बहुत खुशी है कि विद प्रूफ इस बार हुआ है, कोई सबूत भी नहीं मांगेगा इसका, तो बड़ी अच्छी है। लोगों में खुशी की लहर है, ऐसा होना चाहिए था। तो आप बिल्कुल एलओसी पे डटे हुए हैं सब? बिल्कुल, हम साना बशाना फौज के साथ हैं। हम फौज के जहाँ भी फौज को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम सभी युवा जो हैं हमारे जहाँ अखनूर के, ये सभी उनके साथ आगे रहेंगे जहाँ भी हमारी मदद की रहेगी जरूरत। गाँव वाले भी पूरे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी शाना बशाना खड़े हैं फौज के साथ, भारत के साथ। ये आप चाहते थे और आज सफल हुआ है? बिल्कुल सफल हुआ, बहुत अच्छा हुआ। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे इसके लिए कि ये
होना चाहिए था। जो हमारी जो 26-27 मासूम लोगों को मार गिराया उन्होंने, तो ये बदला तो चाहिए था। तो आप सुनिए, ये भारतीय नागरिक और इनका जज्बा आप देखिए। ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना अगर डटी हुई है तो हम भी पूरी तरह से तैयार है। न जाने कब आम नागरिक की जरूरत भारतीय सेना को पड़ जाए। तो ये भारत का हर एक नागरिक जिसके अंदर ये जज्बा है कि हम पूरी तरह से तैयार है। बॉर्डर पर अगर सेनाएं डटी हुई है तो बॉर्डर के इधर हम भी पूरी तरह से तैयार है। और ये कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जो सुबह की देख रहे हैं, रात 1:30 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके बाद ये ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि सीसीएस की बैठक सुबह 11 बजे होने वाली है। पीएम मोदी जो पूरे निगरानी, पूरी मॉनिटरिंग इस ऑपरेशन को लेकर कर रहे थे। आपको इसके पहले पुलवामा अटैक भी याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद उरी की स्ट्राइक, वो सब आपको याद होगा। पीएम मोदी रात में सोए नहीं थे क्योंकि ये चाहते थे कि ऑपरेशन सफल हो। और एक बार फिर से ये ऑपरेशन सफल हुआ है पहलगाम अटैक के बाद। हमारे साथ शैलेंद्र जी लगातार जुड़े हुए, उसके बाद मैं ब्रह्मदीप जी के पास जाऊंगी। सीसीएस की बैठक सुबह 11 बजे, शैलेंद्र जी आगे की और रणनीतियां तैयार हो सकती हैं? बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो सीसीएस की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा होगा 22 अप्रैल को जब हमला हुआ था पहलगाम में, उसके तुरंत बाद ये बैठक हुई थी 23 अप्रैल को, और उसमें ये तय किया गया था कि सिंधु जल समझौता निरस्त किया जाए, अटारी बॉर्डर पर आना जाना बंद किया जाए और एयर स्पेस बंद किया जाए। तो ये तीनों फैसले उसमें लिए गए थे, तभी समझ में आ गया। तो सीसीएस की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आगे की रणनीति तय होगी निश्चित रूप से, क्योंकि ये बहुत सुरक्षा मामलों की सबसे हाई लेवल की मीटिंग्स होगी। तो भारत, देखिए, भारत पूरी तैयारी में है और पूरा रोड मैप उसके सामने क्लियर है। जिस तरह से हमले का पैटर्न है जया, और जो 15 दिनों में आपने क्रोनोलॉजी देखी है पूरे घटनाक्रम की, भारत बहुत तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ा है। उसने जल्दबाजी में कुछ नहीं किया, हालांकि अंदर से भी प्रेशर बन रहा था और बाहर से भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से भी भारत का प्रेशर बन रहा था, क्योंकि हमला बहुत बड़ा था और हमले का जो पैटर्न था पहलगांव में, जिस तरह से पहचान पूछ कर मारा गया, तो भारत को ये कार्रवाई करनी ही थी और ये तय था। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, उनके बयान आप देखिए तो ये तैयारी में पूरी भारत था। और जो बार बार उन्होंने डिटर्मिनेशन दिखाया, तो देखिए एक लीडरशिप की डिटर्मिनेशन है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट है। जिस तरह से उनके लाइव टेलीकास्ट पे या उनकी खबरों पर प्रतिबंध लगाया गया कि इस तरह की खबरें ना दिखाई जाए, तो भारत ने पूरी सुरक्षा बरती है। और डिप्लॉयमेंट निश्चित रूप से कहाँ हुआ होगा, कैसा हुआ होगा, इसकी जानकारी देना उचित नहीं है। और ये भारत काफ़ी गोपनीय तरीके से इसने बॉर्डर पर अपना डिप्लॉयमेंट किया है। और तीसरी बात जो आप बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी, पाकिस्तान की आम जनता की प्रतिक्रिया और भारत की आम जनता की प्रतिक्रिया, देखिए इस दोनों में भी बहुत अंतर है। भारत, पूरा देश इस समय, पूरा आर्मी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार और सरकार के साथ खड़ा नजर आता है। इवन आपने पॉलिटिकल नेताओं के भी बयान सुने होंगे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे दूसरे दलों के नेता हों, लगातार बहुत कुछ बदला हुआ सा नजर आ रहा है शैलेंद्र जी, क्योंकि भारतीय जनता तो हमेशा से ही भारतीय सेना के साथ खड़ी रही है, लेकिन इस बार पॉलिटिकली रूप से भी पूरा सपोर्ट भारत को मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है, पीएम मोदी को मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस बार कोई सबूत नहीं मांगेगा। जिस तरह से पूर्व में सबूत मांगे गए तमाम एयर स्ट्राइक के या अटैक के, इस बार सबूत कोई भी विपक्ष का नेता नहीं मांगेगा, क्योंकि यही चाहते थे भारतीय जनता, भारत के लोग, भारतीय सेना और विपक्ष के नेता भी यही चाहते थे कि इस बार भारत को एक कड़ा एक्शन लेना होगा। लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक और बड़ी खबर जल्दी से हमारे दर्शकों को बता देते हैं। क्या अपडेट मिल रहा है? बड़ी खबर है इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, एयर इंडिया की उड़ानें रद्द कर दी गई है। बड़ी खबर है, एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में अलर्ट है। 2 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को दिल्ली भेजा गया। दोपहर 12 बजे तक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इंडिगो और एयर इंडिया जोधपुर, लेह की और जम्मू श्रीनगर की जो उड़ानें हैं वो रद्द हो चुकी है। दोपहर 12 बजे तक घर से निकलने से पहले ये जरूर देख लीजिएगा। लेकिन ये बड़ी खबर है कि एयर इंडिया की उड़ानें रद्द हो गई है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन सबके बीच इंडियागो और एयर इंडिया ने अपनी अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है और 12 बजे तक की उड़ानें रद्द की गई हैं। और हमारे साथ ब्रह्मदीप जी लगातार जुड़े हुए। ब्रह्मदीप जी, इस पर आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन एक और बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं। एक और बड़ी खबर अपडेट मिल रहा है, उड़ानें रद्द हो चुकी है, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। लगातार खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान सेना ने यह दावा किया है 6 जगहों पर 24 सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया है। अहमदपुर इसमें 4 स्ट्राइक की गई है, मुजफ्फराबाद में 7 स्ट्राइक की गई है। इसके साथ ही दावा जो पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, कोटली में 5
स्ट्राइक हुई है, मुरीद के में 4 स्ट्राइक हुई है। ये पाकिस्तान ने कबूल किया है। सियालकोट, कोटली, रोहारा में 2 स्ट्राइक हुई है, शकरगढ़ में 2 स्ट्राइक हुई है और मुरीद के में 4 स्ट्राइक। ये शायद पहली बार है जब पाकिस्तान ये स्वीकार कर रहा है कि भारत ने इस बार घर में घुसकर मारा है। ब्रह्मदीप जी देखिए, ये जो हमला है और इससे न केवल भारत की सैन्य क्षमताएं दुनिया को पता लगी है, लेकिन हमारे जो नागरिक हैं उनको इस मामले में बेखौफ इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि हम थल सेना, जो हमारी नेवी है या जो हमारी वायुसेना है, सभी परमाणु हथियार ढोने में, उठाने में सक्षम है। मतलब हम न केवल एयर स्ट्राइक के जरिए परमाणु हमला कर सकते हैं, जमीन के जरिए कर सकते हैं, लेकिन अब भारत के पास ऐसे जहाज भी समुद्र में जहां से कि हम किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकते हैं। तो भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार है और यही कारण है कि जो भारतीय सेना का शौर्य है उस पर सभी को भरोसा है और वह शौर्य जो है वो एक बार फिर सामने आया है। और एक अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। मतलब भारत ने यह संदेश दिया है कि हमारा जो टारगेट है वो आतंकी ठिकाने थे। अब पाकिस्तान यदि इस पर कोई दुस्साहस करने की कोशिश करता है तो फिर भारत के लिए बहुत सारे मोर्चे खुल जाएंगे और पाकिस्तान का कोई भी दुस्साहस जो है वो भारत को परमिट कर देगा। अभी तो भारत ने लाहौर से 30 किलोमीटर दूर मुरीदके पर आतंकी ठिकाने पर निशाना बनाया है, लेकिन आप सोचिए कि भारत की जद में लाहौर भी है। वो लाहौर जो बहुत खूबसूरत शहर माना जाता है, जो पाकिस्तान की आन माना जाता है, तो भारत ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है, बहुत शानदार तरीके से जवाब दिया है। उसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर यह भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि किसी द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत या जो पाकिस्तान की जो दुष्प्रचार है उससे भारत डरता नहीं है। भारत इस्लामिक आतंकवाद से प्रभावित होने वाला नहीं है, पाकिस्तान या चीन के दबाव में आने वाला नहीं है। और भारत की जो सैन्य तैयारियां हैं वह बहुत स्पष्ट है। यहाँ तक कि करीब 5 साल पहले जो हमारे पहले CDS थे बिपिन रावत साहब, वो कह ही चुके थे कि हम 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ते हैं। 2.5 मोर्चा मतलब भारत में आंतरिक जो सुरक्षा है उसकी चुनौतियाँ, पाकिस्तान और चीन। दूसरी बात यह भी कि हमने चीन को ध्यान में रखते हुए हमारी सुरक्षा तैयारियां की है, हमारी मिसाइलों को तैयार किया है। तो हम पाकिस्तान से बिल्कुल दबाव में नहीं है। दक्षिणी जो सीमा है या पूर्वी सीमा है, दोनों ओर हमारी सेनाएं जो है पूरी तरीके से तैयार है। तो पाकिस्तान को कोई भी मुंहतोड़ जवाब हम उसकी हिमाकत का दे सकते हैं। और यही संदेश दुनिया भर में भारत ने दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत वैश्विक समुदाय के दबाव में नहीं आएगा। वैश्विक समुदाय को किसी को रोकना है तो पाकिस्तान को रोकना पड़ेगा। यदि पाकिस्तान को रोका नहीं जाता है तो फिर पाकिस्तान को भारत घर में घुसकर मारेगा। ब्रह्मदीप जी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को सपोर्ट मिल रहा है। कई ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान से प्रभावित हैं और वो भारत के पूरे सपोर्ट पे खड़े हैं, क्योंकि पहलगाम जब अटैक हुआ उसके बाद अलग अलग देशों की रिएक्शन सामने आए थे। भारत के साथ खड़े रहने की बात उनकी ओर से कही गई थी। लेकिन चीन का क्या, उसका क्या रुख हो सकता है? क्या वो इस एयर स्ट्राइक के बाद अभी भी पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा रहेगा? और अगर ऐसा होता भी है तो भारत उससे कैसे निपटेगा? देखिए जया जी, जो चीन है वो भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है और वो ऐसा पहले भी कर चुका है कि सेना का जो जमावड़ा है वो सीमा पर बढ़ाएगा भारत की। और चूंकि अब पाकिस्तान के साथ उसके इतने गहरे ताल्लुकात हो गए हैं, खासकर जो बेल्ट इन परियोजना को लेकर जो पाकिस्तान में चीन ने अरबों डॉलर लगाए हैं, तो चीन को यह अंदेशा है कि भारत यदि पाकिस्तान पर हमला करता है तो जाहिर सी बात है कि चीन के वो जो उसके आर्थिक प्रोजेक्ट हैं, जो अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट हैं, भारत उसको भी निशाना बना सकता है। तो चीन इस कारण से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन मेरे विचार में यह अंदेशा बिल्कुल गलत है कि चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर लड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि चीन की जो आर्थिक प्रतिबद्धताएं हैं वो बहुत ज़्यादा है, उसकी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं वो जो है वो आर्थिक तौर पर दुनिया में एक संदेश देना चाहता है, आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभरना चाहता है। और जो चीनी रणनीति है वो भी इतिहास में ऐसी कभी रही नहीं है कि उसने किसी विदेश या किसी प्रदेश की सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ा हो। दूसरी बात यह भी कि चीन के आर्थिक फायदे भारत के साथ बहुत सारे हैं। अभी भी चीन और भारत जो है वो बहुत ही बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके कारण चीन ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता। दूसरी बात यह भी कि चीन जो है वो
ट्रंप का जो टैरिफ वार है उससे बुरी तरीके से ग्रस्त हो चुका है, वहाँ की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो रही है। तो ऐसे में चीन ऐसी कोशिश नहीं कर सकता कि कंगाल देश के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत के खिलाफ युद्ध लड़े। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा अंदेशा होना भी चाहिए। चीन जो है वो खामोश रहेगा भारत की सैन्य शक्ति के सामने। भारत, और दूसरी बात यह भी है कि यदि चीन ऐसी हिमाकत करता है तो फिर चीन के खिलाफ अमेरिका खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो क्वाड है वो इसी तर्ज पर बना था, क्योंकि हिंद महासागर में चीन को चुनौती देना। यदि चीन को किसी भी प्रकार से मजबूती मिलती है तो इसका मतलब है कि एशिया प्रशांत में जो अमेरिका के हित हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, और न तो यूरोप चाहेगा और न ही अमेरिका चाहेगा कि जो अमेरिका के हित है वो किसी प्रकार से कमज़ोर पड़े। और दुनिया के हित तभी सुरक्षित रह सकते हैं जबकि भारत मजबूत रहे, लोकतांत्रिक तरीके से भारत मजबूत रहे, सैन्य तरीके से मजबूत रहे। तो चीन को खामोश रहना ही पड़ेगा, और निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर भी दुनिया का दबाव होगा कि वह भारत के खिलाफ कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे युद्ध की चिंगारी ज़्यादा भड़के। निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान भारत के आगे कहीं टिका ही नहीं है। भारतीय सेना 3 गुना ज्यादा ताकतवर है पाकिस्तानी सैनिकों से। भारत के पास जो हथियार हैं, जो वेपन्स हैं, वो पाकिस्तान से ज्यादा हैं। भारतीय सेना की ताकत पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की ओर से केवल और केवल गीदड़ भपकी दी जा रही थी। मुझे याद आ रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की थी, और उस वक्त ये कहा था कि हम सेनाओं को फ्री हैंड कर रहे हैं, जगह तारीख भारतीय सेना चुनेगी और हमले करने की स्थान को भी भारतीय सेना ही चुनेगी, और वही कुछ होता शरद जी दिखाई दिया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा ब्रह्मदीप जी कह रहे थे कि अब युद्ध की रणनीति बदली है भारत में। युद्ध तो मैं से नहीं कहूँगा, लिमिटेड मिलिट्री इंटरवेंशन है ये, लेकिन अब जैसे आपने देखा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो उम्मीद ये थी कि यूक्रेन बहुत जल्दी घुटने टेक देगा, लेकिन अब जिस तरह की कंडीशंस हैं, जिस तरह से दुनिया के अलग अलग मुल्क पीछे से सपोर्ट करते हैं, तो भारत ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान को चीन का सपोर्ट मिले या बांग्लादेश से सपोर्ट मिले, या फिर अमेरिका जो ऐसे मौक़ों पर अपनी पोजीशनिंग को बड़ा स्ट्रैटेजिक रखता है और नो वन कैन से कि वो किस तरफ जाएगा। वो दोनों कंधों को, वो पीठ, दोनों मुल्कों की पीठ पर वो हाथ रखता है बहुत स्ट्रैटेजिकली, और ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी भी जो रिएक्शन अमेरिकन प्रेसिडेंट का है वो बड़ा ही स्ट्रैटेजिक है कि क्या हो रहा है, ये बंद करिए भाई, ऐसा हमें तो मालूम था आप लड़ेंगे, सदियों से आप कर रहे थे। तो अमेरिका पर हम भरोसा, भारत ने बहुत ही चतुराई से ये पूरा गेम प्लान तैयार किया, सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, और भारत की कोशिश है कि ये पहली रणनीति है। एक तो ये लगता है कि ये पहला चरण है इसका, अगले चरण में पानी रोकने से जो मुसीबतें वहाँ पाकिस्तान में पैदा हो रही हैं 4-5 दिन बाद वो और इंटेंसिफाई होंगी। इस तरह के कुछ हम और बड़े फैसले करेंगे। तो पाकिस्तान का जो दरकता हुआ मिरर है, जो टूटता हुआ जो उसका दर्पण है, उसको हम पुशअप कर करके और दरारें उसमें पैदा करेंगे और उसको और तोड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है भारत की इस बार कोशिश ये हो कि पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे हालात बने, सेना को लेकर जनता में नाराज़गी हो, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चीफ जो हैं इमरान खान, वो पंजाब सूबे से ही आते हैं और वो 2 साल से जेल में बंद हैं, जिसको लेकर पंजाब में लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा है। तो इन तमाम चीज़ों को इससे सतह पे आने का मौका मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस समय राष्ट्रवाद नहीं है। उनका कहना है हमारा राष्ट्रवाद है रोटी, हमें दीजिए, पहले हमें रोज़गार दीजिए, हमें खाना दीजिए, हमें ये नहीं है कि हम अपनी जान पे खेल के आपके साथ सपोर्ट करेंगे। और आप क्यों करते हैं आतंकवाद को सपोर्ट? ब्रह्मदीप जी, आपका एक रिएक्शन। जी बिल्कुल शरद जी, देखिए बहुत बड़ी बात आपने कही है। दरअसल पाकिस्तान में आंतरिक जो है विद्रोहपन पे भारत का बिल्कुल टारगेट वही है। वो इसलिए भी क्योंकि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना का विरोध करते हो, साथ नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा मौलवियों ने घोषणा कर दी है कि पाकिस्तानी सेना पश्तूनों को मारती है, पाकिस्तानी सेना जो मुसलमान है उनको मारती, जबकि भारतीय सेना अपने मुसलमान नागरिकों के साथ भी ऐसा नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कराची की जो मस्जिद है, लाल मस्जिद, जिसको 2007 में निशाना बनाया था वहीं परवेज मुशर्रफ ने, वहाँ के मौलवी ने घोषणा की है कि हम भारत की सेना के साथ हैं, हम पाकिस्तान की सेना के साथ नहीं है। मतलब यह है कि पाकिस्तान में रोटी की मांग हो रही है और
पाकिस्तान के लोगों को रोटी मिल नहीं रही है। और सेना के खिलाफ तो उनका इतना गुस्सा है कि जो इमरान खान की पार्टी है, जो तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता है, उन्होंने सैन्य प्रतिष्ठानों में घुस घुस के निशाना बनाया है। और सेना के लोगों ने, वहाँ के जो सैन्य अधिकारी है, उन्होंने आम नागरिकों को, किसी भी देश में आम नागरिकों के लिए न्यायालय काम करता है, सैन्य न्यायालय में फैसले नहीं हो सकते, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों को सैन्य न्यायालयों ने सजाएं सुनाई है। तो पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं, वहाँ की आंतरिक स्थिति इतनी खराब है कि लोगों का सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है। और लोकप्रिय सरकार है नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो तो सेना के द्वारा स्थापित सरकार है, इमरान खान तो जेल में। तो यह समय ऐसा है जब दुश्मन जो है, दुश्मन देश पाकिस्तान, वो बहुत ही अस्त पस्त और उसके हालात बेहद खराब हैं। वहाँ पर आंतरिक स्थिति बहुत खराब है, वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है। और ऐसे समय में यदि पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की है तो भारत के लिए वो मौका था कि भारत इस देश को करारा जवाब दे, यदि हो सके इसके टुकड़े तो भारत कर दे। और इसी कारण भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे कि वहां की जनता में यह संदेश भी गया है, पाकिस्तान की जनता में, कि यदि सरकार ने आतंकियों को नहीं रोका तो फिर वो मारे जाएंगे। तो इस कारण जनता का विरोध वहां की सरकार के खिलाफ सड़कों पर आएगा और ये जो गुस्सा है वो पाकिस्तान में नए हालात पैदा करेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथी इसको जरा करीब से दिखाएं इस तस्वीर को। ये पहली तस्वीर है जहां जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी हॉस्पिटल में उपचार कराता हुआ दिख रहा है। इसको जरा करीब से देखिए इस तस्वीर को। यहाँ जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी है जो हॉस्पिटल में, ये देखिए किस तरह सर के पिछले हिस्से को छू रहा है। यानी जो एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरह से जो उड़ते हैं, जो टुकड़े धातु के उड़ते हैं, वो धातु के टुकड़े कहीं ना कहीं इसके सर पर लगे हैं। और जिस तरह से ये अपने सर को पकड़कर बैठा है, आप देख सकते हैं तस्वीर में साफ तौर पर कि ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी है। तो किस तरह से धूल धूसरित हवाई अड्डे और वहां पर जो जिस तरह से चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, तो बता रहा है कि भारत का जोश हाई है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, भारत का जोश बहुत हाई है। भारत के करोड़ों लोगों की इच्छा थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। पाकिस्तानी आतंकियों का जो दुस्साहस था उसका भारत की सरकार ने जोरदार जवाब दिया है। वैश्विक समुदाय को यह संदेश गया है कि या तो पाकिस्तान को रोक लो, नहीं तो हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। हमने न तो ट्रंप की परवाह की, न शी जिनपिंग की परवाह की, न यूएन की परवाह की। भारत ने सिर्फ भारत की जनता की परवाह की। और यही कारण है कि आधी रात को पाकिस्तान में घुसकर भारत ने हमला किया है और दुनिया को संदेश दे दिया है कि अब भारत दबने वाला नहीं है। भारत जो है पाकिस्तान के आतंकवाद को झेलने वाला नहीं है। भारत जो है वो कोई भी कदम उठाएगा, वो चाहे जल युद्ध हो, चाहे थल युद्ध हो, चाहे आकाश में जाकर, लेकिन पाकिस्तान ने यदि कोई भी हिमाकत की तो पाकिस्तान को नष्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर हम ये इस समय अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है, उसका जवाब देने की कोशिश करता है, तो वो क्या करेगा? क्या वो भारत की सीमा को वायलेट करेगा? वो इंटरनेशनल जो ट्रीटी है उसका वायलेशन करेगा? और क्या इस ऑपरेशन में वो भारतीय सेना के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा? क्योंकि भारत में तो कोई आतंकी ठिकाने हैं नहीं, तो वो कहाँ निशाना बनाएगा? और अगर उसने निशाना बनाया ब्रह्मदीप जी, तो वो इंटरनेशनल फोर्सेस के निशाने पर होगा। उसकी रसद, उसकी तमाम चीज़ें जो उसको इंटरनेशनल सपोर्ट है वो बंद होगा, क्योंकि आपने भारत के साथ एक्ट ऑफ वॉर में जाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही दिलचस्प बात कही है आपने। भारत ने तो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान निशाना बनाएगा क्या? लेकिन पाकिस्तान जो है वो निशाना बना इसलिए भी नहीं सकता शरद जी, क्योंकि हमारी जो हमने अपनी पूरा जो एयर स्ट्राइक के बाद हमने अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दिया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से आने वाला कोई भी प्रक्षेपास्त्र जो है उसको आकाश में ही मार गिराया जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि भारत की थल सेना, वायु सेना और नेवी तीनों जो है परमाणु कमांड के तहत काम कर सकती है। और हमारे पास इतना जबरदस्त सिस्टम है कि यदि भारत के परमाणु ठिकानों पर पाकिस्तान हमला भी कर दे, उसके बावजूद हमारी नेवी के पास वो क्षमता है कि वो समुद्र के अंदर से पाकिस्तान पर परमाणु हमला करके उसे खत्म कर सकती है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है, हाँ, लेकिन एक अंदेशा है कि पाकिस्तान सरहदी इलाकों पर
को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है, ड्रोन से हमले कर सकता है, लेकिन भारत की सेना पूरी तरीके से तैयार है और पाकिस्तान इस बात को बेहतर तरीके से जानता है कि 1965 में उसने हमला करने की कोशिश की, भारत ने लाहौर तक जीत लिया। 1971 में उसने हमला किया तो भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और यदि अब हमला होता है शरद जी तो बलूचिस्तान भी जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा भी जाएगा और पाकिस्तान जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो कोई हिमाकत कर सकता है। बिल्कुल सही बात है जी जया। बिल्कुल, और फिर भी सर लगातार पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि हम बदला इस बात का जरूर लेंगे। 15 दिनों से हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, गीदड़ भपकी के अलावा कुछ भी पाकिस्तान की ओर से दिया नहीं जा रहा है। और हाल ही में इस एयर स्ट्राइक के बाद फिर से पाकिस्तान का ये कहना कि हम इसका बदला लेंगे, हम भारत को जवाब देंगे, कैसे दे पाएगा? देखिए, ये सिर्फ एक जिसको कहना है कि रुदाली है, जो एक परंपरा है राजस्थान में कि जब भी कहीं कोई ऐसी घटना घटती है जो अप्रिय है तो वहाँ फिर रोने के लिए प्रोफेशनल्स जो महिलाओं की एक टोली होती है, दैट इज़ नोन एज रुदाली। तो वो रुदाली है पाकिस्तान की कि वो रोएगा अब, और रो कर यही कहेगा कि हम भी जवाब देंगे। अरे भैया, किसको जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे आप जैसा ब्रह्मदीप जी ने कहा कि अगर वो जवाब देगा तो जवाब कहाँ देगा? अगर वो हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता है, हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस को अगर वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, या हमारे सिविल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आता है, तो वो एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में आएगा। और भारत ने एक्ट ऑफ वॉर नहीं किया है, ये पाकिस्तान करेगा तो वो उलझेगा, फंसेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको जो मदद मिलती है वो रोकी जाएगी। तो बड़ा उलझा हुआ है पाकिस्तान। और जैसा ब्रह्मदीप जी भी सहमत थे कि हम पाकिस्तान के आंतरिक असंतोष को उभारना चाहते हैं। हमने जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाया है। अब पाकिस्तान की आवाम ये कहेगी कि नासूर क्यों पाले आपने, हम तो अच्छा भला अपना जीवन जी रहे थे, ये कमबख्त यहाँ ना होते तो आज हिंदुस्तान के इस गुस्से का निशाना हम ना बनते। तो ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान के लिए उलझन बनाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बहुत टूटा हुआ है, बहुत टूटा हुआ है। चाहे पॉलिटिकल हम बात करें, चाहे हम बात करें जैसा पहले भी डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि उसने यूक्रेन युद्ध में गोला बारूद बेचा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई मुल्क कहां चला गया है। 6-7 दिन से ज्यादा उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो लड़ाई नहीं करेगा, वो रुदाली करेगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और देखिए, 22 अप्रैल जब पहलगाम गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है, जब भारतीय नागरिकों को, निहत्तों को, बेगुनाहों को, निर्दोषों को पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया जाता है, और उसके बाद से ही 23 अप्रैल से पूरी रणनीति शुरू हो जाती है, जब एक के बाद एक लगातार बैठकें पीएम मोदी लेते रहे। और अब देखिए, भारत का एक्शन आपको नजर आ रहा है। हालांकि ये एक्शन केवल एयर स्ट्राइक तक सीमित है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि इसके पहले 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने लिए हैं। सिंधु जल समझौता, इसके साथ ही पाक अटारी बॉर्डर और पाक गोलीबारी में 3 की मौत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई 3 भारतीय नागरिकों की जान गई है पाक गोलाबारी में, ये जानकारी इस वक्त की मिल रही है। ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान की सीमा से, अलग अलग सीमाओं से लगातार भारी गोलीबारी की जा रही है, निशाना बनाने का प्रयास, लेकिन भारतीय सेना इसका डटकर जवाब दे रही है और 3 भारतीय नागरिकों की मौत की खबर इस वक्त मिल रही है। ब्रह्मदीप जी, ये जो एयर स्ट्राइक है, एक तो शुरुआत में कूटनीतिक तौर पर 5 बड़े फैसले लेना भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर अब ये एयर स्ट्राइक, क्या ये यहीं तक सीमित है या भारत और बड़ा कदम अब उठा सकता है? देखिए, इस बार भारत दीर्घकालीन रणनीति पर काम कर रहा है। इस बार भारत ने बहुत सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है। सबसे पहले हमने आर्थिक तौर पर उसकी कमर तोड़ने के लिए कदम उठाए। दूसरी बात यह कि फिर हमने जल युद्ध की ओर कदम बढ़ाए और तमाम उसके जिस रुदाली की बात कह रहे थे शरद जी, उसके रुदाली करने के बाद भी हमने उसके पानी को रोक दिया। पाकिस्तानी जो नेता हैं उन्होंने कहा, वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्ध का ऐलान होगा। हमने कहा ठीक है, जो भी है, लेकिन हमने पानी को रोका। तो और इसके बाद अब एयर स्ट्राइक कर दी। मतलब स्पष्ट संदेश है कि अब पाकिस्तान के आतंकवाद को भारत किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। यदि पाकिस्तान कोई भी हिमाकत करता है, यदि आतंकी प्रशिक्षण स्थलों को चलाता है, यदि आतंकियों को पालता है, यदि आतंकवाद को प्रश्रय देता है,
तो भारत अब उसके लिए कोई डोजियर पेश नहीं करेगा। भारत वैश्विक मंचों पर वो बात नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत जो है उन आतंकवादियों को निशाना बनाएगा। या तो पाकिस्तान को सुधरना होगा या फिर पाकिस्तान को बर्बाद होने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है। और इस वक्त हमारे साथ सेवानिवृत्त कर्नल संजय सिंह तोमर साहब जुड़ गए हैं भारतीय सेना के, और वो सिर्फ उनका एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, इकॉनमी पर बहुत अच्छी पकड़ है, कई उनके आलेख जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। सर, किस तरह देखते हैं आप भारत के इस मिलिट्री लिमिटेड इंटरवेंशन को, और किस मायनों में ये बहुत इम्पैक्टफुल है? जी, मैं कर्नल संजय सिंह तोमर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मैं स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हूँ एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। मैंने कल बोला था किसी चैनल में कि ये जो मॉक ड्रिल है इसका मतलब है कि इट कंफर्म्स कि अटैक होने वाला है, और एग्जैक्टली उसके 6 घंटे के बाद अटैक हुआ है। और बिल्कुल जो मैंने फॉर्मेट बनाया था बिल्कुल ये उसी को फॉलो कर रहे हैं, और हमको अभी आगे बढ़ना है। और ये जो अभी एयर स्ट्राइक हुआ है इसका जो मतलब है इट ट्रांसलेट्स इनटू समथिंग वेरी बिग। और ये मैं भारत की पब्लिक को और भारत की सरकार को बताना चाहता हूँ कि हमारा एयर सुपीरियॉरिटी हो गया है पाकिस्तान के ऊपर। एयर सुपीरियॉरिटी का मतलब है कि हमारा कोई भी हवाई जहाज पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर कर सकता है और वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारी पूरी एयर सुपीरियॉरिटी हो गई है। और पाकिस्तान का, जैसे मैंने पहले भी बोला था, एयर डिफेंस बहुत वीक है और हमको इसका फ़ायदा लेना है। और मेरे को लगता है कि अभी पूरे सारे डिटेल्स नहीं है हमारे पास, बट मिसाइल अटैक भी हुआ है। यस। तो हमको जो है, और ये जो मिसाइल अटैक हुआ है मेरे को लगता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का हुआ है और इसमें नेवी ने भी हिस्सा लिया है, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है, इसको हमको एस्केलेट करना है, इसको यहाँ पर नहीं रोकना है, और इससे सुनहरा मौका हम लोगों को नहीं मिलेगा। और हमने पाकिस्तान के 2 फाइटर प्लेन्स गिरा दिए हैं, F-16 और JF-17। ये दोनों एयरक्राफ्ट जो हैं बहुत पुराने हो गए हैं, और ये जो चाइना का जो JF-17 है ये एक डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान नहीं लड़ सकता है। और अब आप देखिए, रात के 1 बजे अटैक हुआ है, अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं है। पाकिस्तान के पास गोला बारूद भी नहीं है, उनके पास केवल 4 दिन का गोला बारूद है जिसको वॉर वेस्टेज रेट बोलते हैं, और हमारे पास 40 दिन का गोला बारूद है। और इसको हमको बिल्कुल एस्केलेट करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि उनकी नेवी को हमको ध्वस्त कर देना चाहिए। और अब हमको जो टेररिस्ट टारगेट के बाद हमको उनके मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी में म्यूटिनी हो जाएगी, और ये हमारे फेवर में ही होगा। तो इससे सुनहरा मौका नहीं है। अगर हम इसको एस्केलेट करते हैं तो हमको POK वापस मिल जाएगा, और इसको पाकिस्तान को हमको 4 देशों में डिवाइड करना चाहिए। और ये बिल्कुल नंबर 1 चीज है कि एयर सुपीरियरिटी हो गया है पाकिस्तान के एयर स्पेस में। ये आपने काफी जो कि 65 में हुआ था एयर सुपीरियरिटी। हमारे जो एयर चीफ थे वो गवर्नमेंट के पास गए, बोला सर अब क्यों आप सीज फायर कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट ने बोला हम सीज फायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी एयर सुपीरियरिटी हो गई है। उस टाइप की गलती इस बार नहीं करनी है हमको, और हम पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे। और ये जो एटम बॉम्ब की जो गीदड़ धमकी ये लोग देते हैं ये सब ब्लफ है, मैंने बोला हुआ है। पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, अमेरिका हमारे साथ है, इजराइल हमारे साथ है, और इस लड़ाई में हम कुछ नया और भी देखेंगे जो कि सीक्रेट है, मैं बताना नहीं चाहता हूं। और मैं भारत की सेना को, एयरफोर्स को और नेवी को बधाई देता हूं इस काम के लिए, और इसको आगे बिल्कुल हमको बढ़ाना है, घबराने की कोई बात नहीं है, और हम सही डायरेक्शन में हैं, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल आपने सही कहा सर। जय हिंद और जय हिंद की सेना। कमाल किया है भारतीय सेना की तीनों विंग्स ने, और उन्होंने एक ज्वाइंट समन्वित ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ब्रह्मदीप जी, महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि हम युद्ध पिपासु राज्य की, देश की छवि नहीं रखते हैं। हम कभी इंक्लाइन नहीं होते टूवर्ड्स वॉर। हमने अपनी रक्षा की है और बहुत गरिमा से की है।
आपको याद 71 भी याद होगा कि जब हमने तब इंटरवेंशन किया जब मुक्ति वाहिनी ने बार बार हमसे कहा कि आप आइए, हम पीड़ा में हैं, तकलीफ में हैं, तब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। जैसा तोमर साहब कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारत इस बार ये भी एक शह ले सकता है कि बलूचिस्तान मांग कर रहा है अलग होने की, खैबर पख्तूनवा कर रहा है, इंटरनेशनल फोरम पर यह बात उठ सकती है। और कहीं ना कहीं जो बात हम कह रहे थे कि भारत की रणनीति यही होगी कि दबाव डाल डालकर एक टूटते बिखरते देश को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए भूगोल बदलना कहते हैं कि भूगोल बदला नहीं जा सकता, संभवतः नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, लेकिन भारत ने तो 1971 में भूगोल बदल दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके ये स्पष्ट कर दिया कि जो सीमा पर जो खर्च होता है, जो अरबों डॉलर लगता है, तो भारत के अरबों डॉलर बच गए। उसके साथ साथ पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने से जो पाकिस्तान का जो बहुत ही उपजाऊ इलाका था वो बांग्लादेश में चला गया। तो मतलब भारत की एक ऐसी रणनीतिक विजय है। और यहाँ पर शरद जी एक बात और मैं कहूँगा कि देखिए भारत का बहुत कैलकुलेशन वाला यह जो कदम है वो इसलिए भी क्योंकि जब भी भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा है तो भारत को रणनीतिक फायदे हुए हैं। 1948 में पहला युद्ध होता है तो उसमें भी यदि भारतीय सेना आगे नहीं आती तो हो सकता है कि पूरा कश्मीर चला जाता। मतलब हमने आगे बढ़कर कश्मीर के बहुत सारे इलाके को पाकिस्तान में जाने से बचाया, वो तमाम तरीके के विरोधाभास है। लेकिन उसके बावजूद फिर उसके बाद 1965 में देखिए, 1965 में हम लाहौर तक गए और 1962 की जो देश में निराशा थी चीन से लेकर, तो उसके बाद 1965 में दुनिया को हमने संदेश दिया कि हम न केवल युद्ध लड़ सकते हैं, युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन करारा जवाब दे सकते हैं। फिर 1971 में जो युद्ध हुआ पाकिस्तान से, तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया में अपने आप को वैश्विक महाशक्ति बताया। और सबसे बड़ी बात है शरद जी उस युद्ध को लेकर कि उसकी रणनीति के चर्चे जो है वो दुनिया भर के दस्तावेजों में मिलते हैं कि भारत ने किस होशियारी से युद्ध लड़के 14 दिनों में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके तकरीबन 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। फिर 1999 आता है जब करगिल वार हुआ, तो करगिल वार में हमने पाकिस्तान को ऐसे घेरा कि पाकिस्तान की जो है पूरी दुनिया में बहुत ही मजम्मत हुई, उसकी बहुत आलोचना हुई। और अब यह युद्ध है, यह युद्ध जो है ये 5वां युद्ध है और यह रणनीतिक बढ़त लेने का समय है। और यदि इस युद्ध में पाकिस्तान ने और कोई गलती कर दी तो निश्चित तौर पर बलूचिस्तान, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, बलूचिस्तान अलग होगा, खैबर पख्तूनवा अलग होगा, सिंध प्रदेश अलग होगा। और यदि ऐसा होता है तो पाकिस्तान का दुश्मन देश जो है वो खत्म हो जाएगा। बलूचिस्तान जो है वो द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत जैसी बातों से दूर रहते हैं। इसका मतलब है कि भारत मजबूत होगा। और मुझे लगता है कि आज का जो हमला है, एयर स्ट्राइक है, उसका संदेश यही है कि जो पाकिस्तान है उसके टुकड़े अवश्य होंगे। बिल्कुल। और बांग्लादेश को खोने के बाद एक बड़ी दिलचस्प बात थी, पाकिस्तान के एक शायर ने पाकिस्तान की मजम्मत की थी किस तरह से। उसने ये कहा था, क्योंकि पाकिस्तान उसके बाद कश्मीर की बात करता रहा है, तो उसने कहा था शायरी के अंदाज में, पूरा शेर तो मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन उसका जो मजमून है उस शेर का वो कुछ इस तरह था कि लंबी जुल्फ़ों और नशीली आँखों वाले, लंबी जुल्फ़ों और नशीली आँखों वाले हिस्से को खोने के बाद भी वो वादी कश्मीर की बात करते हैं। एक तंज है इसमें, एक कटाक्ष है कि आपने वो तो बचा नहीं पाए, वो तो आप बचा नहीं पाए। और अब आप बात करते हो, और दुनिया के अमेरिकन एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, संजय जी से रिएक्शन चाहूँगा, उनकी एक किताब है अमेरिकन सेना पर, वो बड़ा उसका भी एक व्यंग करते हुए उन्होंने उसका लुब्बे लुआब अपनी किताब में ये रखा है उन अमेरिकन लेखक ने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सेना दुनिया की एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ सेना है जिसने आज तक कोई युद्ध नहीं जीता। जी देखिए, अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो मतलब मैं भारत की जनता को ये बताना चाहूँगा कि भारत का फौजी, सैनिक, सोल्जर और अमेरिका का अगर इक्विपमेंट आपके पास है तो आप पूरी दुनिया को हरा सकते हैं। तो आज मतलब आपने देखा है, और ये केवल एक ट्रेलर है। और मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि बलूचिस्तान को हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज अ कंट्री, और ये एक सही मौका है। और अगर हम बलूचिस्तान को वो रिकॉग्नाइज कर देते हैं एज अ कंट्री तो ये हमारी बहुत बड़ी विजय होगी। और दूसरा, ये जितने भी टेररिस्ट हैं, जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, इनका नर्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहिए।
बिकॉज जो आप नर्को पॉलीग्राफ टेस्ट करेंगे तो सत्य बाहर आ जाएगा और हमारी जीत हो जाएगी इंटरनेशनल फोरम में। और क्योंकि जो नर्को पॉलीग्राफ टेस्ट है उसमें जो आप अपना झूठ छुपा नहीं सकते हैं, और ये मैंने 3 मंत्र देश को दिए थे, एक डीमोनिटाइजेशन अप टू 100 रुपी नोट, अटैक ऑन पाकिस्तान, अटैक तो हो चुका है, और ये तीसरा नर्को पॉलीग्राफ टेस्ट, और उसके बारे में भी अभी काफ़ी लोग बात करने लग गए हैं। अगर हम नर्को पॉलीग्राफ टेस्ट को एडमिसिबल करते हैं इंडियन कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में तो ये एडमिसिबल होता है, और अगर ये जितने भी ये जो टेररिस्ट हैं इनका नर्को पॉलीग्राफ टेस्ट हमको करा देना चाहिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि एयर सुपीरियरिटी के साथ साथ हमारे जो जैमर्स हैं वो भी सक्सेसफुल हो गए हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन आपका जैम हो गया तो आप अटैक नहीं कर सकते हैं। और मतलब कि हमारे जो जैमर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान का कम्युनिकेशन भी जैम किया है, और हमको पूरा अमेरिका और इजराइल का हाथ इसमें हेल्प है, और अब हमको केवल आगे बढ़ना चाहिए, और पीओके हमको बिल्कुल वापस लेना चाहिए और पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहिए। इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बिकॉज हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे बहुत सारी चीज़ें, और उनको भी फ़ायदा होगा, हमको भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान में पीस आ जाएगा। और पाकिस्तान के जनरल करप्ट हैं, सबके पास हजार करोड़ रुपए हैं, और ये सब पैसा विदेशों में इन्होंने रखा हुआ है। तो अमेरिका में ये लोग रहते हैं, जो जनरल असीम मुनीर हैं, इनकी फैमिली अमेरिका में गई है, वहाँ पे इनके फार्म्स हैं, और पाकिस्तान जो आर्मी है वो बिजनेस भी करती है। इट्स अ कॉरपोरेट आर्मी, इट्स नॉट लाइक इंडियन आर्मी, तो ये लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो इसका बिल्कुल हमको फायदा लेना है और हमको आगे बढ़ना है। बिल्कुल आपने सही कहा। और ब्रह्मजीत जी, ये बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान की आर्मी बिजनेस करती है, जैसा मुनीर के लिए कहा कर्नल साहब ने, बिल्कुल राइटली कहा। और एक दिन पहले मैं पाकिस्तान के कुछ स्ट्रैटेजिस्ट को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि अपने ख़ास पंजाबी लहजे में कि हमारे यहाँ तो जी ये हो नहीं सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के तो कारोबारी रिश्ते हैं और हिंदुस्तान के साथ भी हैं उनके रिश्ते, तो वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पाकिस्तान करप्ट है, एक अंदर से एक भ्रष्ट मुल्क है, जनता वहाँ की परेशान है इन भ्रष्ट लोगों से, और इस पर बहुत तंज करती है, बल्कि वहाँ का मीडिया भी इस पर बहुत एग्रेसिव होकर सामने आता है। तो ये पाकिस्तान के लिए जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बांटने का, दिस इज द हाई टाइम सर। जी बिल्कुल। देखिए शरद जी, नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ, मैं माफ कीजिएगा आपको रोकता हूं, जय मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मनोज जी जुड़े हुए हैं और कुछ लोग उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि इसी दिन का इंतजार तमाम भारतीय कर रहे थे। मनोज जी, ओवर टू यू, बात करिए, क्या रिएक्शंस है भारतीयों के इस बड़े एयर स्ट्राइक के बाद? जी देखिए जया, निश्चित रूप से भारत के लिए गर्व का विषय है, और जो उम्मीदें भारत कर रहा था, जो भारत के लोग इस उम्मीद में लगाए बैठे थे कि पहलगांव के बाद आखिर क्या होगा। सुबह का ये वक्त है, आप तस्वीरें देखिए जब तमाम सारे युवा मैदान में होते हैं, और ये वो युवा है जो भारत की आगे की तस्वीर है, नई पीढ़ियां हैं, लेकिन इस पीढ़ी ने ये देखा है कि भारत कितना मजबूत है। कुछ लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, और जैसे ही ये खबर आई है कि भारत ने हमला किया है, भारत ने आतंकी स्थानों को ठिकाना बनाया है, बहुत सारे युवा है, आज भारत ने हमला बोल दिया, क्या कहेंगे आप लोग? ये बहुत ही गलत हुआ है, जैसे हमारे इंडिया, भारत के लिए भारत ने हमला बोला है कितना बड़ा आज खुशी का दिन है भारत के लिए, कितनी खुशी का दिन है कि आज भारत ने 9 ठिकाने लगा दिए, आतंक के जो 9 ठिकाने थे उस पर हमला बोला है। बहुत अच्छा, बड़ा खुशी का दिन है, और ये होना ही चाहिए था। आतंकवाद पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा हानिकारक बीमारी है, और ये जड़ से ख़त्म होनी चाहिए। और 9 ठिकाने नहीं मत कर, उनके सारे ठिकानों को ध्वस्त कर देना चाहिए, और ये होना ही चाहिए था, और ये बहुत ज़रूरी था। पूरा देश इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब हम पाकिस्तान के आतंकवादियों को नस्ताबूद करें। तो मोदी ने जो कहा वो किया, मोदी ने कहा वो किया, पूरा देश यही चाह रहा था। कल राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट भी था कि मोदी जी ने कहा वो होके रहेगा, और वो होके रहा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को कति मलिया मेट कर देना चाहिए, ताकि ये बीमारी जड़ से ही ख़त्म हो जाए।
बिल्कुल बीमारी जड़ से खत्म होना चाहिए, लेकिन आप लोग क्या कहेंगे? जिस तरह भारत ने हमला बोला है, भारत ने उन स्थानों को ठिकाने लगा दिया जहां आतंक पल रहे थे। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जो भारत ने जो किया पाकिस्तान के साथ बहुत सही किया, और जो भी मोदी जी ने फैसला लिया है सोच समझ के ही लिया होगा, और जो भारत जितना भी आज है वो मोदी जी के कारण ही है। तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा मैं। इसीलिए हम भी कहना चाहते हैं जो मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, पाकिस्तान को जवाब देना ही चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल। और भारत जिंदाबाद के इस समय देखिए, आप बोलिए एक बार भारत माता की, बोलिए एक बार भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता की जय। जोर से भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। और क्या कहेंगे इस बार मोदी के लिए, क्या कहेंगे? भारत ने हमला बोल दिया, क्या बोले इसके? ये युवा है, आज का युवा जी। भारत को हमला बोलना चाहिए, एक बार नहीं 100 बार बोलना बोल दिया बिल्कुल। हाँ, बहुत सही किया है मोदी जी का, धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छा किया है और अब ये चाहते हैं कि हो। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का एक जोश नजर आ रहा है, जोश हाई है। और जैसा कर्नल साहब कह रहे थे, तोमर साहब, कि भारत ने बहुत ही डिज़ाइंड या बहुत ही आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया है। तो मैं देख रहा था कि भारतीय वायुसेना ने MBDA से स्कैल्प के सॉफ्टवेयर को कैलिब्रेट करवाया है, और जिस तरह से रडार नहीं पकड़ पा रहे हैं, जैसा कर्नल साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह विफल रहा है कि वो अपने एयर स्पेस में किसी भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटी को न डिटेक्ट कर पाया, न उसको बाधित कर पाया। यानी हमने जिस तरह से तैयारी की, स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स हमने इस्तेमाल की, जिसको ब्रिटेन में स्टॉर्म शेड के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटेन और फ्रांस का एक मिला जुला वेंचर है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स। और ये मिसाइल बिल्कुल पता ही नहीं चलता रडार को, बिल्कुल स्मूथली आपने इधर बटन दबाया विमान से, अपने फाइटर प्लेन से, और ये सीधे टारगेट को जाकर उड़ा देती है। कर्नल साहब, एक क्विक रिएक्शन। देखिए, जो अपना हमारे पास जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, विच इज़ ऑलमोस्ट, इट इज़ लाइक अ स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। और ये एयरक्राफ्ट का रेंज 2-2.5 हज़ार किलोमीटर है, और इसका जो एवियोनिक्स है और इसमें जो आर्मामेंट है वो बहुत मॉडर्न है। इसका रडार का जो रेंज है वो 400 किलोमीटर का है। इमेजिन करिए, जो ग्राउंड रडार्स होते हैं उनका रेंज होता है 400 किलोमीटर, इस हवाई जहाज में जो रडार है उसका रेंज 400 किलोमीटर है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है BVR। BVR बहुत कम लोगों को मालूम है कि इसका क्या मतलब होता है। BVR का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। मतलब ये जो इसमें जो मीटियोर है, जो मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, BVR है, उसका रेंज है 200 किलोमीटर दूर। मतलब अगर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इस एयरक्राफ्ट से 200 किलोमीटर दूर है तो इस एयरक्राफ्ट से हम उसको ध्वस्त कर सकते हैं एयरक्राफ्ट को। तो ये ऐसा इस टाइप का मिसाइल हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, तो इसका हमको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इस एयरक्राफ्ट को हम मल्टी रोल में यूज़ कर सकते हैं, हम स्ट्राइक में भी यूज़ कर सकते हैं, हम डिफेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने देखा ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर गया और उनका जो एयर डिफेंस है वो कुछ नहीं कर सका, वो इस एयरक्राफ्ट को रोक नहीं सका, यू सी। तो ये हमारी एक अभी ऑलरेडी हम लोग लड़ाई जीत चुके हैं, हम लोग लड़ाई जीत चुके हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्लस फैक्टर है, और हमको इसको आगे बढ़ाना है। और फिर इसमें बहुत हैवी एयर टू सरफेस मिसाइल है, जिसका जैसे स्कैट मिसाइल की लोग बात करते हैं, उसका रेंज 300-350 किलोमीटर है। और इसमें हम रनवे पेनिट्रेशन बॉम्ब्स भी हैं जो कि बहुत हैवी होते हैं, और LGB है, लेसर गाइडेड बॉम्ब्स हैं। इस तरीके से ये एयरक्राफ्ट लेस है, और इट कैन लॉइटर for 2 hours in the airspace and do air defense duties। मतलब कॉम्बैट एयर पेट्रोल भी ये एयरक्राफ्ट कर सकता है। और हमने इंडियन नेवी के लिए भी अभी रिसेंटली हमने फ्रांस के साथ एक डील साइन की है 26M के लिए,
और मोटा मोटा मैं ये बताना चाहता हूं कि इस एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट है वो 4000 करोड़ है जी। एक एयरक्राफ्ट की कीमत 4000 करोड़ है। और ये एयरक्राफ्ट और जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो हमारे लिए गेम चेंजर होगा। और अभी सब कुछ हमारे फेवर में चल रहा है और इसको हमको एस्केलेट करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम हमारी एस्केलेट जीत करने होगी। के बारे में जरूर सोच रहे होंगे। और जैसा आप कह रहे थे, यू आर राइटली सेड सर, क्योंकि 2020 में जब चीन के साथ तनाव हुआ था सीमावर्ती क्षेत्र में, तब हमने अपने राफेल विमानों को लैस किया था हैमर मिसाइल से, और इनका फ्रांस ने ISIS के खिलाफ इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये उन मजबूत बंकरों को भी ध्वस्त कर देती हैं ये मिसाइल्स, जो बहुत अंदर सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते हैं। तो ये आतंकी चूहे जो हैं पाकिस्तान के, ये बंकर बनाकर भी छुपे होंगे अपने हेडक्वार्टर्स में। इसीलिए हमने चुना राफेल जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उसमें हैमर मिसाइल्स को, जो एक साथ 6 अलग अलग टारगेट पर हमले बोल सकती हैं। तो भारत तैयार है पूरी तरह। उसने स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से डिज़ाइन की, उसे मालूम था पाकिस्तान की कमज़ोरी क्या है। हमने कोई एक दिन में नहीं की, और ये 15 दिन की भी तैयारी नहीं है ब्रह्मदीप जी। ये मुझे लगता है एक कांस्टेंट तैयारी थी, जिसके एग्जीक्यूशन के लिए भारत जानता था कि कभी भी वो समय आ सकता है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला है, और जब उसकी तरफ से अगर ऐसी कोई हरकत होती है जो नाकाबिले बर्दाश्त होगी, तो उसे सबक सिखाया जाएगा। जी बिल्कुल शरद जी, देखिए भारत में जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो इसीलिए चल रहे हैं कि भारत जो है वो सामरिक तौर पर भी, हथियारों के तौर पर भी आत्मनिर्भर हो। और यही कारण है कि अब भारत जो है वो न केवल भारत की सुरक्षा के लिए हथियार निर्मित कर रहा है, लेकिन विदेशी बाजारों में भी भारत के हथियारों की मांग बढ़ गई है। तो इससे साबित होता है कि भारत के जो वैज्ञानिक या जो तकनीकी पक्ष है उसको दुनिया स्वीकार कर रही है, और दुनिया जो है उसको खरीदने में दिलचस्पी भी दिखा रही है। लेकिन शरद जी, यहाँ पर एक बात मैं और कहूँगा कि भारत अभी तक जो युद्ध होते थे वो राजनीतिक युद्ध होते थे या रणनीतिक युद्ध होते थे, लेकिन भारत ने इस बार पाकिस्तान की सेना को टारगेट किया है। मतलब पाकिस्तान की सेना को जवाब दिया है। जब पाकिस्तान की जो सेना अध्यक्ष है वो द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत जैसी बात करते हैं, तो भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा। जो आप सब जानते हैं कि जो सिंदूर है वो भारत अस्मिता का प्रतीक है, भारत की अस्मिता का प्रतीक है। हमारे यहाँ पर जो सिंदूर है उसका बहुत महत्व रहा है, हमारे यहाँ पर सिंदूर जो है उसका बहुत सम्मान रहा है। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर यह स्पष्ट संदेश दिया है। जैसे अटल जी ने बहुत पहले कहा था कि जब चूड़ियों और कड़ों की बात हुई थी, तो अटल जी ने कहा था कि हमारे यहाँ पर कड़े हाथों में पहने जाते हैं और वो बहुत मजबूत होते हैं। और हमारी जो सिख सैन्य टुकड़ी है उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। तो कुल मिलाकर भारत ने जो है वो न केवल इस युद्ध से मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि पाकिस्तान जो वो भारत से युद्ध लड़ नहीं सकता, उसके हालात बहुत ख़राब है, वो उसके दबाव में नहीं आएगा, उसके परमाणु हमले के दबाव से भारत बेखौफ है। वो चाहे जितनी दुनिया में बातें करे, लेकिन उसको आतंकवाद को रोकना ही होगा, और इसी कारण भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया। और चलिए ग्वालियर चलेंगे, जहां भारतीय वायुसेना के भी इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट हैं, और जो मध्य प्रदेश में 5 जगहों पर मॉक ड्रिल है उसमें ग्वालियर बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर शामिल है, क्योंकि वहां न सिर्फ एयरफोर्स बल्कि BSF के भी ठिकाने हैं बहुत महत्वपूर्ण। टेकनपुर में सौरभ, किस तरह का जोश हाई है, जरा पूछिए साथियों से कि पाकिस्तान के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने की कार्रवाई क्या कहेंगे जी? सर जी, यहाँ जोश लोगों में बहुत ज्यादा है, लोग बात बहुत खुश हैं और नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है, क्योंकि अत कर रखी थी पाकिस्तान ने, और आतंकवाद ने लोगों की जन हानि, लोगों के साथ जान के साथ खेलना, ये बहुत ही बुरी बात है, किसी को मारना। लेकिन उन्होंने कमीनापन देने में माने नहीं, और हमारे हिंदुस्तान ने बहुत सही किया है। रात को 1:30 बजे पाकिस्तान में हमला बोला है। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान का पूरा सफाया होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो ऐसे हिंदुस्तान पर वो आतंक मचाए रहेंगे और हमको चैन से जीने नहीं देंगे। सर जी, मेरे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करें, किस तरह की सोचते हैं आप, क्या है पूरा जी हमले की बात करें तो? देखिए, देखा जा रहा है जिस प्रकार हमला हुआ है, और देखने को आया है जिस प्रकार हमारी मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत सही फैसला लिया है, और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि जब नाम पूछकर उनको मारा गया, जब नाम
नाम पूछकर उनको मारा गया, तो उनके साथ भी ऐसा ही हमला होना चाहिए। अगर पाकिस्तान रहेगा तो फिर से हमला हुआ, हमारी तरफ हुआ हमला। और भी युवा हैं, इनसे बात करेंगे। क्या सोचे आपकी, क्या कहेंगे इस हमले को लेके आप? हम ये चाहते हैं कि मतलब पाकिस्तान पूरा तबाह कर देना चाहिए। इसलिए क्यों करना चाहिए? इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले भी हमले बहुत बार कर चुके हैं और ज़्यादा हो गई थी हिंदुस्तान के लिए, कोई हिंदुस्तान पे और भी उन्होंने बहुत बार अटैक करा है। पहलगाम के लेके जो हमला हुआ था उसमें क्या है जो पहलगाम हमला? सौरभ, ग्वालियर चंबल वो रीजन है जो सेना में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन देता है। पूछिए, अगर जरूरत पड़ी तो तैयार है सीमा पर जाने के लिए। हालांकि उसकी नौबत हमारी शानदार सेना कभी नहीं देने वाली है। जी, अब जो परमाणु बम की वो धमकी देता है, कीड़े बपकी यहाँ कोई मतलब नहीं है उन चीज का। सेना के लोग यहाँ तो तैयार हैं, आप लोग पूरी? बिल्कुल तैयार है। भारत माता की जय। तो जोश हाई है सर, और लोग बिल्कुल तैयार है। जरूरत पड़ी तो बहुत धन्यवाद करेंगे सौरभ, और आप रिएक्शंस लेते रहिएगा। तो देखिए, अगर जरूरत पड़ी तो ये वो ग्वालियर चंबल है भाई साहब, पीछा नहीं छोड़ेंगे, चले जाएंगे सीमा पे, वो जो दांत खट्टे कर देंगे पाकिस्तान के। ये वो मध्य प्रदेश का इलाका है जो सेना में और सुरक्षा बलों में बहुत हाईली कंट्रीब्यूट करता है अपने मैन पावर के जरिए, और जहां घर घर में बंदूक है, ये उस ग्वालियर चंबल की आवाज़ है कि पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। जी जया। निश्चित तौर पर सर, बहुत बड़ी बात आपने कही है। और ये जोश कुछ देर पहले हम जब ब्रह्मदीप जी के साथ थे तो रिएक्शंस हमने दिखाए थे लोगों के, और वो ये बात कह भी रहे थे कि हम तैयार हैं, जरूरत पड़ी तो हम भी सेना में जाने के लिए तैयार हैं, हम भी सीमा पर सेना के साथ डटे रहेंगे। लेकिन आपको वो तस्वीरें भी याद होगी जब पहलगाम अटैक हुआ था, शिवम द्विवेदी और उनका परिवार या पूरे जो 26 पीड़ित परिवार लोग न्याय की मांग कर रहे थे। तो क्या ये एयर स्ट्राइक उन पीड़ित परिवारों के लिए न्याय है? क्या न्याय मिल चुका है उन परिवारों के लिए? हालांकि इस वक्त हर एक भारतीय टीवी सेट के सामने बैठकर हर एक तस्वीर, हर एक खबर इस अटैक से जुड़ी हुई देख रहा है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और भारत ने कैसे हमला किया। 15 दिनों में लगातार जो आपने भारतीय सेना के, या ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, या अमित शाह जी हो गए, इन सबके रिएक्शंस आपने सुने, एक जैसे थे। पीएम मोदी ने हाल ही में एक जगह पर जाकर ये कहा कि हमने पानी रोक दिया, लेकिन ये भी कहा कि हम इसका बदला लेंगे। पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है भारत के आगे। अगर आप ताकत देखेंगे, भले ही दोनों देश परमाणु बम से लैस हैं, दोनों के पास परमाणु ताकत है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहीं भी नहीं है भारतीय सेना के सामने। और तोमर जी, आपसे एक रिएक्शन कि क्या न्याय मिल चुका है उन 26 पीड़ित परिवारों को, या न्याय अभी बाकी है? नहीं, न्याय बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है। अभी तो ये तो सब ट्रेलर है। अभी जो मेन है वो है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करना पड़ेगा हमको, और अभी उसका इंतज़ार है। बट ये फर्स्ट स्टेप है, और अभी हमको काफ़ी दूर जाना है। हमको पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक करना है, बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री हमको घोषित करना है, पीओके वापस लेना है, और अभी काफ़ी लंबी लड़ाई है पाकिस्तान के ऊपर। और जैसे मैंने बोला है कि जो मैंने अपना फॉर्मेट बनाया था कि पाकिस्तान को इस तरीके से अटैक करना है, और वो वही फॉर्मेट गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। और अभी काफ़ी हमको लंबी लड़ाई लड़नी है पाकिस्तान के साथ। और अभी हमने केवल टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अटैक किया है, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अभी हमने अटैक नहीं किया। अभी हमको पाकिस्तान आर्मी का हमको रिएक्शन देखना है। और मैं स्टॉक मार्केट में भी लोगों को बताता हूं हाउ टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हमारा स्टॉक मार्केट 1 लाख सेंसेक्स क्रॉस कर जाएगा, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आज स्टॉक मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमारा गुडविल बढ़ जाएगा, मोदी जी विल इमर्ज एज अ वर्ल्ड लीडर, और हमारा जो रुपया है वो और मजबूत होगा, हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, ढेर सारे फायदे हैं। लेकिन अभी केवल ट्रेलर ही हमने देखा है, पिक्चर अभी आना बाकी है, और इस पिक्चर को कंप्लीट करना पड़ेगा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एयर स्ट्राइक करके। और ये खुशी की बात ये है कि हमारी एयर सुपीरियरिटी हो गई है पहले ही दिन। ये बहुत बड़ी बात है यू सी, और इसका हमको फ़ायदा लेना चाहिए। अगर हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया तो फिर ये हमारे अगेंस्ट में जा सकता है। और जैसे मैंने बोला है कि ये जो पूरा जो भी कुछ हुआ है पहलगाम में, ये भारत की सरकार का ट्रैप है। और इस ट्रैप में जो मतलब जो हमको करना पड़ेगा वो है अटैक ऑन पाकिस्तान, और वही एग्जैक्टली हुआ है। हम इसमें पीछे नहीं जा सकते हैं। और अभी हमको पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर हमको
अटैक करना पड़ेगा। थैंक यू। तमाम जो परिस्थितियां हैं वो इस वक्त भारत के सपोर्ट में है ब्रह्मदीप जी। भारत की तकनीकी श्रेष्ठता, रणनीतिक साहस की आप बात कर लीजिए, या आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो अपनाई गई है और उसी का प्रतीक इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, सर आपसे इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन बड़ी खबर और ये तस्वीरें आप जो हलचल पैदा हो गई है पाकिस्तान में उनकी लगातार आपको दिखा रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त क्या है, रॉ की रिपोर्ट पर टारगेट तय हुए हैं। खुफिया एजेंसी रॉ की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है और इसी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर आईएसआई गतिविधियों पर भारत नजर बनाए हुए था। रॉ ने जो रिपोर्ट दी कि कहां-कहां कौन-कौन से टारगेट है, कहां-कहां इस वक्त बहुत ज्यादा पनप रहा है आतंकवाद। हालांकि पूरे पाकिस्तान में ही आतंकवाद की जड़ बनी हुई है, लेकिन ये जो 9 अलग-अलग ठिकाने आप देख रहे हैं कि इस वक्त कहां आतंकवाद सबसे ज्यादा है, तो रॉ की इस रिपोर्ट के आधार पर ही इन टारगेट को सेट किया गया और वहीं पर फ्री हैंड भारतीय सेना को पीएम मोदी ने कर दिया था। तो उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। सुनिए जरा गूंज जो पाकिस्तान में इस वक्त सुनाई दे रही है। तो आप ये इसे दहाड़ के तौर पर देख सकते हैं भारत की कि और कायराना काम करोगे तो जड़ मूल सफाया करेंगे तुम्हारा। देखिए फिर एक बार देखिए किस तरह दहाड़ रही हैं भारतीय मिसाइलें जबरदस्त तरीके से। एक बार मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार और दिखाएं, जोश से भर देने वाला दृश्य है ये ब्रह्मोस मिसाइल का अटैक लग रहा है। ब्रह्मोस का लग रहा है जी। ये एयरक्राफ्ट वाला स्ट्राइक नहीं है। 2 दिन पहले सर शायद टेस्ट भी हुआ है इसका। नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल हमारे पास काफी बड़ा जखीरा है। ये ब्रह्मोस मिसाइल है और मैंने बोला था कि वी हैव टू फायर 1000 ब्रह्मोस मिसाइल। अभी इन्होंने केवल 50 मिसाइल फायर किए हैं। बिल्कुल, चलिए इंदौर चलते हैं, मालवा व्यवसायिक राजधानी, और किस तरह से मालवी हमारे इंदौर के लोग इस भारत का ये जो एक जबरदस्त निशाना है आतंक के खिलाफ कैसे देखते हैं। ओवर टू यू पीयूष, आप बताइए क्या क्या रिएक्शन है इंदौर से। जी पीयूष, लगता है कुछ संपर्क में समस्या है। चलिए हम फिर से कोशिश करेंगे उनकी तरफ चलने के लिए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात चल रही थी, जैसा कर्नल साहब कह रहे हैं बार बार, कि पाकिस्तान की सेना को घुटने पर लेकर आना है, लेकिन घुटने पे तो वो आ ही चुके हैं सर। 90,000 पतलूनें टंगी हैं, ऐसा बलूचिस्तान के चीफ लीडर अख्तर मैंगल ने कहा था। आसिम मुनीर ने जब कहा था कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, तो उन्होंने कहा भूल गए आप, क्योंकि 90,000 पतलूनें आज भी टंगी हैं। पाकिस्तान सेना का मनोबल ब्रह्मदीप जी बहुत डाउन है, और हमने देखा जब तनाव बढ़ा तो कई रिपोर्ट्स ऐसी आई कि इस्तीफे शुरू हो गए थे वहाँ। ऐसे में अगर वो बिना लड़े घुटने टेकने की बात करे तो क्या ये कुछ हाइपोथेटिकल ज़्यादा हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो भारत शिमला में ज़मीन पर सोए थे, क्योंकि वो अपनी सेना 93,000 सैनिकों को आज़ाद करवाना चाहते थे। और इस बात का जिक्र बाकायदा बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ ईस्ट में किया है। तो पाकिस्तान जो है वो बहुत डरा हुआ है। 1971 के युद्ध के बाद तो वहाँ की सेना के हौसले ही नहीं रहे, और इसी कारण उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर जैसे किया कि भारत से आमने सामने का युद्ध वो लड़ नहीं सकते, और इसी कारण आतंकवाद को प्रश्रय देते ये सब पाकिस्तानी सेना जो है वो करती है। तो इस बार भारतीय सेना ने जो कुछ किया है पाकिस्तान में घुसकर, तो पाकिस्तानी सेना इस बात को बखूबी जानती है कि उसकी कोई भी हिमाकत, एक तो देश में ही उनके हालात खराब है, देश के लोग उनको पसंद नहीं करते। विदेशों में जब सेनाध्यक्ष जाते हैं लंदन की सड़कों पर तो उनको गालियां पड़ती है, पाकिस्तान की सेना गालियां देती है। तो ऐसे में ये जो सेना है ये त्यागपत्र दे रहे हैं, सेना को छोड़ रहे हैं, बलूचिस्तान जाने में जो डर रहे हैं, खैबर पख्तूनवा में पश्तूनों का सामना नहीं कर सकते। तो ऐसी सेना जो अपने देश के नागरिकों से ही डरती हो, जो अपने देश के कबीलों से डरती हो, वो क्या कर पाएगी? सेना का सामना कैसे कर पाएगी? कुछ और हमारे पास लोग हैं जी। चलिए रायपुर से अनंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इंदौर से पीयूष पारे, लेकिन सबसे पहले इंदौर मालवा निमाड़ आपको लेकर चलते हैं। और पीछे आप देखिए भारतीय तिरंगा लहरा रहा है पीयूष।
बिल्कुल बिल्कुल जय, ये तिरंगा लहरा रहा है और जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है उसके बाद में जोश आई। आप पीछे देखें, भारत माँ के जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, उत्साह है और उमंग भी है। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। भारत माता की जय हर भारतीय के दिल में, मन में जो आवाज है वो आज यहाँ पर निकल कर आ रही है। सर क्या कहेंगे, आज बहुत बड़ा जवाब दिया है जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ और आज ऑपरेशन सिंदूर। आज बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए, काफी अच्छा दिन है और बहुत अच्छा जवाब दिया है भारत ने पाकिस्तान को, इसीलिए हम करते रहेंगे। जय भारत माता की जय। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से ये जवाब दिया है इंडिया ने, अब अंत होगा आतंकवाद का आपको लगता है? यस सर, अंत तो होगा पर टाइम लगेगा। आतंकवाद का अंत कैसे देखते हैं, ये स्ट्राइक बहुत बड़ी है। जी बहुत बड़ी स्ट्राइक है सर, आतंकवादियों के लिए हर एक हमला जो आतंकवादियों का जो ठिकाना था उसको ढेर किया है भारत ने और ऐसे ही जवाब देता रहेगा भारत। भारत माता की देखिए, भारत माता की जय यहाँ पर बोली जा रही है और आप देखें कि आतंकियों के ठिकाने को तबाह ना सिर्फ किया जाए, आप देख रहे हैं किस तरीके से जोश आई है। तमाम जो लोग हैं वो आज बड़े खुश हैं और जिस तरीके से पहलगाम का हमला हुआ था उसके बाद में हर भारतीय यही कहीं न कहीं चाह रहा था कि एक बार जवाब मिले और उसी जोश हाई के साथ में कहीं न कहीं यहाँ पर पाकिस्तान को आज करारा जवाब दिया है और लगातार आप देख रही हैं उत्साह भी है और खुशी का माहौल भी साफ तौर पर यहाँ पर दिखा जा रहा है। निश्चित तौर पर पहलगाम अटैक के बाद एक दर्द हर भारतीय के सीने में था पीयूष, लेकिन आज देखिए ये वाकई में खुशी का दिन है। बदला लिया है लेकिन अभी और बाकी है, न्याय मिलना अभी बाकी है और इस वक्त आप केवल इंदौर की तस्वीरें नहीं देख रहे हैं, हर भारतीय के जहन में उनके चेहरे पर यही खुशी और यही भाव है कि पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को नस्तानाबूद करना है। रायपुर सीधे आपको लेकर चलते हैं, अनंत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनंत, जो हम इंदौर में देख रहे हैं वही हमें रायपुर में भी दिखाई देगा, कुछ अलग नहीं है, वही जज्बा है हर भारतीय का। बिल्कुल, देखिए स्ट्राइक के बाद पूरी तस्वीरें जो है वो एक हो चुकी है और भारत माता के जयकारे जो हैं वो यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि भारत माता की जय, भारत माता की जय जो है वो तमाम लोग जो है अब यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए जोश जो है वो इस वक्त भारत का हाई है और मैं इन्हीं से सीधा बातचीत करूंगा। कैसे देखते हैं आप इस पूरे स्ट्राइक को? वंदे मातरम, मातरम। कैसे देखते हैं इस पूरी जवाबी कार्रवाई हुई है? क्या बोला? बहुत अच्छा है, वह एकदम मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हाँ, एकदम उसको पाकिस्तान को पूरा बर्बाद कर देना चाहिए। 9 जगहों पर स्ट्राइक की गई है, 24 से अधिक मिसाइल अब पीओके पे छोड़ा गया है। कैसे देख रहे हैं स्टूडियो? नहीं, पूरा पाकिस्तान ही खत्म कर देना चाहिए। अभी तो पानी बंद किया उनका, हुक्का पानी सब बंद करके उनको तरसा देना चाहिए, मार देना चाहिए। साले मेंढक की तरह उछलते हैं, बारी बारी माफ कर देते हैं हम लोग, बारी बारी उछलते हैं। इनका नामो निशान पूरा हिस्ट्री मिटा देना चाहिए। इस देश के ऊपर ये जो इतना बड़ा संकट आया है वो उसका मूल कारण जो है पाकिस्तानी है और आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से हम इन सब घटनाओं से त्रस्त हैं और इस वक्त जो उन्होंने पहलगाम में किया वो मानवता के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है और निर्दोष लोगों का जो हत्या उन्होंने की है उसके बदले में उनके साथ वो कार्रवाई होना चाहिए कि दोबारा वो सर उठा के कोई इस ढंग की हरकत करने की हिम्मत ना करें। इसलिए भारत सरकार और तमाम जो प्रशासन है उससे यह आग्रह है कि इस वक्त आर या पार की लड़ाई हो जाए ताकि ये हमेशा की परेशानियों से अपन मुक्त हों। मिरानिया निवास, मिरानिया परिवार की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ ने भी अपना एक बेटा जो है वो खोया था। अब देखिए अब बदला लिया जा रहा है इस पूरे। रात में जो हमारे देश ने जो स्ट्राइक किया पाकिस्तान पे बहुत अच्छा किया और आगे इससे बड़ा स्ट्राइक करना चाहिए। हमारे इंडिया ने बहुत अच्छा किया, हमारे देश के जवानों ने, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जवानों को और आगे ऐसी स्ट्राइक करते रहे। चलिए तो अभी भारत में जबकि सुबह हुई है और लोग जाग रहे हैं और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से अवेयर नहीं है, लेकिन उनको जैसे ही पता चलता है क्या बोले भैया मार दे क्या पाकिस्तान, बहुत अच्छा किए, भारत जिंदाबाद,
तो ये वो स्पिरिट है कि पाकिस्तान को लेकर जो आम आदमी में गुस्सा है, वो गुस्सा इस तरह से सामने आ रहा है कि उसको जैसे ही पता चलता है कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ठोक दिया है भारत ने, तो बेहतरीन रिएक्शन सामने आता है और लोग बहुत प्रसन्नता जताते हैं। जी जया, निश्चित तौर पर, और ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर एक अपडेट इस मेगा कवरेज से जुड़ी हुई आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।